ह्यूमन ज्योग्राफी क्या है, सबसे पहले हम इसको समझते हैं। आप समझो कि ज्योग्राफी कुछ ऐसा पोर्शन है जो कि हमारे पॉपुलेशन डेंसिटी को अफेक्ट करता है। पॉपुलेशन कितना डिस्ट्रीब्यूट हुआ है उस पर डिपेंड करता है। जैसे कि आप शुरुआत में हिस्ट्री पढ़ते होगे, आप उसमें इंडस वैली सिविलाइजेशन को पढ़ते होगे। वहां पर आपको लगता होगा कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में आप देखोगे कि इंडस नदी के आसपास ही सारी सिविलाइजेशन बसी हुई थी। इसके अलावा मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन थी, वहां पर भी कुछ दूसरी नदियां थी जहां जिसके किनारे ये सिविलाइजेशन बसी थी। इवन आज के टाइम पर भी अगर आप चाइना का एग्जांपल लोगे तो चाइना के जितने भी ईस्टर्न साइड के प्रोविंसेस हैं, वहां पर पॉपुलेशन डेंसिटी काफी ज्यादा है। वो इसलिए है क्योंकि जितनी भी मेजर रिवर्स हैं चाइना की, वो उसके ईस्टर्न पोर्शन पर ही सारी की सारी बेस्ड है। अब यहाँ पर जब ईस्टर्न पोर्शन पे सभी बेस्ड है तो ऑब्वियस सी बात है पॉपुलेशन डेंसिटी यहाँ पे अफेक्ट करी, मतलब कि ज्योग्राफी कैसा है किसी प्लेस का, वो पॉपुलेशन के डिस्ट्रीब्यूशन पर भी अफेक्ट करता है। केवल इतना ही नहीं, आप समझो कि मान लो जापान है। जापान बेसिकली आप देखोगे कि एक इंडस्ट्रियल प्रोन एरिया है, मतलब यहाँ पर इंडस्ट्रियल एक्टिविटी सबसे ज्यादा होती है, या फिर सर्विस सेक्टर या फिर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का आप यहाँ पर नाम ले सकते हो। कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स आप देखते होगे ना कि जापान के अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स बनते हैं। तो यहाँ पर जो भी कंपनी है वो क्यों ऐसा कर पाई है, क्योंकि यहाँ पर जो भी नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में जो भी बेसिक एलिमेंट्स यूज होते हैं, वो एलिमेंट्स हो सकता है कि जापान के जमीन के अंदर मिलते हो। नॉर्मल सी बात होगी ना ये। इंडिया में क्यों आखिरकार नहीं कर पा रहे, क्योंकि इंडिया में वो सारी चीजें नहीं अवेलेबल है। दूसरी चीज, मान लो इंडिया के लैंड की बात करें तो इंडिया में सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस होते हैं, मतलब सबसे ज्यादा लोग डिपेंडेंट किस पे हैं, एग्रीकल्चर पर। हमारे देश में हम बोलते हैं कि ये कृषि प्रधान देश है। तो ये जो एग्रीकल्चर डोमिनेंट कंट्री हम बोल रहे हैं, आखिरकार ये भी तो रीजन बन रहा है ना कि हमारा ज्योग्राफी कैसा है। अगर हमारा ज्योग्राफी एग्रीकल्चर करने के लिए कैपेबल ही नहीं होता तो क्या हम ऐसा बोल पाते। तो यहाँ पर इन सभी चीजों को हमें ध्यान रखते हुए ये भी समझ में आता है कि जो भी ज्योग्राफी किसी भी एरिया का होता है, वहां पर रहने वाले लोग भी उससे अफेक्टेड होते हैं। इसके बेसिस पर हमको ह्यूमन एक्टिविटीज को भी पढ़ना पड़ेगा। इसीलिए ज्योग्राफी के अंदर हम एक दूसरा ब्रांच भी देखते हैं जिसको हम लोग ह्यूमन ज्योग्राफी का नाम देते हैं। तो मोटे मोटे तौर पर अगर हम बात करें तो एक तो ज्योग्राफी के अंदर हम लोग फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ते हैं। फिजिकल ज्योग्राफी के अलावा हम लोग ह्यूमन ज्योग्राफी पढ़ते हैं। बेसिकली फिजिकल ज्योग्राफी के अंदर हम लोग अपने नेचुरल एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ते हैं। अब हमारे चारों तरफ आपको क्या दिखता है, आपको दिख सकता है कि कुछ एटमॉस्फेयर है हमारे चारों तरफ, ठीक है। अब इसमें रेनफॉल क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, इन सबको पढ़ लेंगे हम। इसके अलावा हाइड्रोस्फीयर को देखते हो अपने चारों तरफ। हाइड्रोस्फीयर मतलब जो भी रिवर्स हैं, लेक्स हैं, ओशियंस हैं, या फिर अंडरग्राउंड वाटर है, सब हाइड्रोस्फीयर का पार्ट है। इसके अलावा हम लोग जियोस्फीयर को पढ़ते हैं। जियोस्फीयर का क्या मतलब है, ये हम अर्थ के इंटीरियर की बात कर रहे हैं। अर्थ के इंटीरियर में कौन कौन से लेयर्स हैं, क्या इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, वो सब हम पढ़ेंगे, ठीक। इसके बाद हम ओवरऑल बायोस्फीयर के बारे में भी पढ़ते हैं। बायोस्फीयर मतलब कॉम्बिनेशन हो गया, जितने भी जगह पर लोग रहते हैं, वो भले एटमॉस्फेयर में रह रहे हो या फिर आप ओशियन के अंदर रह रहे हो, लैंड के सरफेस पे रह रहे हो, वो सब जगह के लोगों के बारे में हम पढ़ेंगे। इसके बाद ह्यूमन ज्योग्राफी की हमने ऑलरेडी डिफिनेशन देख ली है कि ह्यूमन ज्योग्राफी बेसिकली उस बारे में पढ़ता है जहां पर हम लोगों को उनके एनवायरनमेंट से जोड़ के देखते हैं, उनका क्या कल्चर है, उनकी क्या इकोनॉमी है। जैसे कि मैंने बताया आपको कि इकोनॉमी अफेक्ट करती है कैसे, मानो कि हमारे यहाँ का एग्रीकल्चर वाला पोर्शन हमने देखा कि यहाँ की इकोनॉमी एग्रीकल्चरल इकोनॉमी पे बेस्ड है। या फिर एक बहुत ही बढ़िया आप एग्जांपल ले सकते हो। यहाँ पर आप एग्जांपल लो सऊदी अरेबिया का। सऊदी अरेबिया में आपको पता है कि ऑयल प्रोड्यूस होता है काफी अच्छे अमाउंट में। अब यहाँ पर ऑयल प्रोड्यूस होता है तो हम ये नहीं देखेंगे यहाँ पर कि इकोनॉमीज में ऑयल का प्राइस वर्ल्ड लेवल पे इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, बल्कि हम ये देखेंगे कि आखिरकार यहाँ पर ऑयल प्रोड्यूस ही क्यों हो रहा है, आखिरकार यहाँ का ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर ऐसा क्या है जो कि ऑयल प्रोड्यूस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो हम यहाँ पर इकोनॉमीज में इफेक्ट देख रहे हैं ना कि सऊदी अरेबिया का पूरा इकोनॉमी ही इसी ऑयल मार्केट पर बेस्ड है। तो इन सभी चीजों को हम ध्यान में रखते हैं, इसीलिए हम ह्यूमन ज्योग्राफी भी पढ़ेंगे और फिजिकल ज्योग्राफी भी पढ़ेंगे। तो हमने अभी तक मोटा मोटा तौर पर यही समझा है कि ज्योग्राफी के अंदर हमें क्या क्या पढ़ना चाहिए। तो शुरुआत में प्रॉब्लम कुछ इस हिसाब से हुई कि हम जब भी अर्थ के कोई भी कंट्री को लोकेट करना चाहते थे, कुछ भी करना चाहते थे, तो हमें बड़ी प्रॉब्लम होती थी। हम एग्जैक्टली समझ नहीं पाते थे कि अर्थ का क्या स्ट्रक्चर है। उसको हमने समझने के लिए उसका एक मिनिएचर फॉर्म बनाया, मतलब एक उसका नकल करके हमने एक छोटा, जैसे फुटबॉल का साइज होता है ना, उस साइज का कुछ हमने मिनिएचर फॉर्म बनाया जिसको हम लोग ग्लोब का नाम देते हैं। अब इस ग्लोब के अंदर हमने अलग अलग कंट्रीज को उसके अकॉर्डिंग लोकेट कर दिया। लेकिन अभी भी प्रॉब्लम आई। प्रॉब्लम ये आई कि आखिरकार हम किस बेसिस पर इन कंट्रीज को आगे भी रेप्लिकेट कर सकते हैं, आगे भी हम इनको वापस से ऐसे ही बना सकते हैं। एक बार तो हमने बना लिया, लेकिन अगर हमको और भी ऐसी चीजें बनानी पड़ी तो हम क्या करेंगे। और भी प्रॉब्लम हो रही थी कि अगर हम किसी भी कंट्री को, अगर हम प्रॉपर ये बताना चाहते हैं कि इस ग्लोब में ये कंट्री कहाँ पर है या फिर अर्थ में ये कंट्री कहाँ पर है, तो हम एग्जैक्टली बता नहीं पा रहे थे कि कहाँ पर है। इसीलिए हमने कुछ इमेजिनरी लाइन का सहारा लिया। इमेजिनरी लाइन को हमने अलग अलग नाम भी दे दिया। इसीलिए हमने एक सबसे पहली लाइन जो ड्रॉ की इसमें, वो ग्लोब पर ऐसी लाइन ड्रॉ की जो कि अर्थ को दो इक्वल हेमिस्फीयर में डिवाइड कर दे। एक हेमिस्फीयर का पार्ट होगा वो नॉर्थ डायरेक्शन होगा। आपको हमेशा ये बात पता होना चाहिए कि जो भी ग्लोब है उसका टॉप पोर्शन नॉर्थ है, जो सबसे नीचे वाला पोर्शन है वो साउथ है, जो सबसे आपके लेफ्ट हैंड साइड वाला पोर्शन दिख रहा होगा वो वेस्ट है, और सबसे राइट हैंड साइड वाला पोर्शन आपको ईस्ट दिखेगा, ठीक। अब इस बेसिस पर हमने जो वेस्ट से ईस्ट के डायरेक्शन में एक लाइन ड्रॉ किया, हमने बोला कि देखो ये पूरे के पूरे ग्लोब को, पूरे के पूरे अर्थ को दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड करता है। ऊपर वाले को हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर बोल सकते हैं, हेमिस्फीयर इन द सेंस कि इस स्फीयर का आधा है, और नीचे हम लोग सदर्न हेमिस्फीयर का नाम देते हैं। अब इसके बाद हमने और भी चीजों को डिफाइन किया, जैसे कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। अब ये एक्चुअल में है क्या, इनको हम एक बार पढ़ने की कोशिश करते हैं। देखो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड ये भी कुछ इक्वेटर जैसे ही इमेजिनरी लाइंस ही हैं, जिसको हमने ऐसा एज्यूम कर लिया है कि हम अर्थ पर इनको ड्रॉ कर रहे हैं। उन्हीं के बेसिस पर हम किसी भी अर्थ के प्लेस की लोकेशन को ट्रेस करते हैं। मतलब कि जैसे कि दिल्ली है, दिल्ली को अगर हम लोकेशन वाइज अगर हम बोलेंगे तो हम एग्जांपल के तौर पे बोल रहे हैं कि ये 28 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड है और 77 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड है। अब ये लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड यहाँ पर है क्या, इसको एक बार समझने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि आखिरकार इसके पीछे का क्या साइंस है। सबसे पहले हमने क्या किया, ये कुछ लाइंस हमने और इमेजिनरी ड्रॉ कर ली। जैसे कि हमने देखा कि ये इक्वेटर को हमने सबसे पहले ड्रॉ कर लिया था। अब इस इक्वेटर के पैरेलल पैरेलल हमने और भी बहुत सारे लाइंस को ड्रॉ कर लिया। इन जितने भी पैरेलल लाइंस थे, इन सबको हमने बोला कि देखो ये पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड है। क्या है, पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड। क्यों, क्योंकि ये लाइन इक्वेटर की पैरेलल है। फिर हमने कुछ ऐसे लंबी लंबी लाइनें भी ड्रॉ कर ली जो कि एक नॉर्थ पोल से ओरिजिनेट होती थी और साउथ पोल तक जाती थी, ठीक। इन लाइंस को हमने नाम दिया लॉन्गिट्यूड्स का। अब चूंकि इनको हमने मेरिडियन भी बोला है,
इसीलिए हमने इन पूरे कलेक्शन को, जितने भी लाइन हमने ड्रॉ की हैं, उनको हमने मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड का नाम दे दिया। अब हम एक-एक करके लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को समझने की कोशिश करते हैं। लैटिट्यूड को डिफाइन करने के लिए हम इस पिक्चर को थोड़ा-सा और डिटेल में समझते हैं। हम कर क्या रहे हैं, मानो अभी तक हमने बात किया कि ये हमारा अर्थ है। हमने अर्थ को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया यहाँ से। अभी तक हम इक्वेटर को जो अपर और डाउन लेयर में अर्थ के 2 हेमिस्फीयर बना रहा था, उसको हमने छोड़ के अब हमने सीधी-सीधी लाइन पर अर्थ के 2 पोर्शन को डिवाइड कर दिया। इनको अगर हम थोड़ा-सा सेपरेट करके देख रहे हैं, तो एक तो अर्थ का स्ट्रक्चर हमें कुछ इस प्रकार से दिखेगा, एक हाफ, और दूसरा हाफ अगर हम 3D में बनाएँ, तो कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है? बिल्कुल परफेक्ट है। अब क्या होगा कि जितने भी अभी तक हमने इक्वेटर वाली लाइन खींची थी, वो इक्वेटर वाली लाइन कैसी होगी यहाँ पर? वो इक्वेटर वाली लाइन यहाँ पर आएगी, और इसके बाद चूंकि हमने इसको दूर कर दिया है, तो ये यहीं से कंटिन्यू होकर वापस पीछे चली जाएगी। ये बात समझ में आ रहा है? ये हमारा क्या है? इक्वेटर है। अब इसके बेसिस पर हम कुछ और लैटिट्यूड्स को डिफाइन करना चाहते थे, तो हमने एक साइंस निकाला इसके लिए कि क्या करते हैं कि हम अर्थ के सबसे सेंटर पर जाते हैं, जो कि स्फीयर का पूरा सेंटर होगा, अर्थ का पूरा सेंटर होगा। उससे हम इक्वेटर तक एक लाइन ड्रॉ करते हैं। अब इस लाइन को हम बेस लाइन मानते हैं। ये बेस लाइन क्या करेगा? अब ये जितना भी एंगल सरफेस पर बनाएगा, ये सरफेस भी है, ये सरफेस भी है, ये सरफेस भी है, जितना भी एंगल ये पॉइंट से बना रहा है, मतलब कि ये लाइन अगर हमने खींचा ना, तो ये जो एंगल है, ये जितना भी एंगल सबटेंड कर रहा है या फिर जितना भी एंगल ये फैला रहा है, उसके बेसिस पर हम इसका नामकरण कर देंगे। मान लो कि अगर हमने ये देखा कि ये पूरा का पूरा एंगल, मान लो एज्यूम कर रहे हैं हम कि ये 45 डिग्री का है, तो हम एज्यूम कर लेंगे कि देखो ये 45 डिग्री है, तो इसीलिए ये लैटिट्यूड जो है, ये 45 डिग्री का लैटिट्यूड बन जाएगा। सिमिलर इसी तरीके से हम नीचे भी जा सकते हैं। नीचे भी गए तो हमने देखा कि यहाँ पर भी 45 डिग्री सबटेंड कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी एक लैटिट्यूड मिलेगा। इसका भी नाम 45 डिग्री लैटिट्यूड ही होगा। अब ये कंफ्यूजन हो गया ना कि ऊपर भी 45 डिग्री, नीचे भी 45 डिग्री, तो इसीलिए हमने क्या किया कि हमने बोला कि देखो 45 डिग्री, चूंकि ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, इसीलिए हम इसको 45 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड बोल रहे हैं, और इसको 45 डिग्री साउथ लैटिट्यूड बोल रहे हैं, क्योंकि ये सदर्न हेमिस्फीयर में है। अब हम इसी चीज को थोड़ा और अच्छे डायग्राम में समझने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पर देख लो, जैसे कि हम जो यहाँ पर सेंटर की बात कर रहे थे, वो सेंटर इस फिगर में कहाँ पर है? यहाँ पर बेस है। अब इस सेंटर को हम इक्वेटर से मिलाते हैं। ये इक्वेटर यहाँ पर रेड कलर में ड्रॉन है। इस इक्वेटर पे जैसे ही मिलाते हैं, तो ये हमारे लिए कौन सा एंगल बन रहा है? ये बन रहा है हमारा 0 डिग्री। 0 डिग्री बन गया। यहाँ पर आप देख सकते हो, देखो ये 0 डिग्री लिखा हुआ है। ये 0 डिग्री जैसे जैसे ऊपर जाएगा, ये कुछ ना कुछ एंगल सबटेंड कर रहा है ना, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर। आप देखो कि यहाँ से कुछ कुछ एंगल बनाते जा रहा है। ये जितना भी एंगल बनाते जा रहा है ना, वो यहाँ पर इसके बगल में लिख दिया गया है। ये 10 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड है, ये क्योंकि 10 डिग्री सबटेंड कर रहा है इस बेस लाइन से। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे आप यहाँ वाले पर भी देख सकते हो कि ये लैटिट्यूड, अगर हम इस वाले बेस लाइन से ऊपर 30 डिग्री गए, तो ये जो यहाँ पर लैटिट्यूड मिलेगा, और ये घूम के आप देख रहे हो कि यहाँ से पूरा इधर आ रहा है, ये पूरा 30 डिग्री लैटिट्यूड है। अब आप इसको अगर ज्वाइन नहीं करोगे, तो आप देखोगे कि एक, और या फिर मैं इसको पूरा इरेज करता हूँ। अब आप देखो यहाँ पर जो भी ज्वाइन कर रहे हो, इस लाइन को आप देखोगे कि नॉर्मली ये हमारे इक्वेटर से पैरेलल ही है। ये लाइन और ये लाइन देखो पैरेलल है। इस तरीके से अगर आप 10 डिग्री लाइन को भी सबटेंड करोगे, तो भी पैरेलल ही हो रहा है। तो हमने क्या किया, एक साइंस के ग्राउंड पर हमने डिफाइन कर दिया ना कि हम कितना ऊपर जा रहे हैं और कितना नीचे जा रहे हैं, उसके बेसिस पर हम अपने लैटिट्यूड को डिफाइन कर देंगे। बिल्कुल सिंपल सा है ये। अगर जिनको नहीं समझ में आता है, तो एक बार आप हमें जरूर से मैसेज करिएगा, हम ये वाला टॉपिक फिर से उठाएंगे। ठीक है, कोई इशू की बात नहीं है। मैं एक बार इसको वापस से एक बार आपको वीडियो दिखाता हूँ, तो शायद आपको ये और अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। देखो, आप इस वीडियो को देखो जरा ध्यान से। इसमें हमने जो भी बात की है, उसको आप समझने की कोशिश करो। हमने क्या किया, अर्थ को सबसे पहले 2 पार्ट में डिवाइड करने की बात की थी। यहाँ पर इन्होंने उसको डिवाइड ना करके थोड़ा-सा अर्थ खोल के दिखा दिया है हमको, उसके अंदर का पार्ट। सबसे पहले सेंटर को इन्होंने डिफाइन किया, उसके बेसिस पर हमने इक्वेटर को डिफाइन किया। इक्वेटर से अब जो भी लाइन सबटेंड हो रही है, ये जैसे 15 डिग्री है, तो आप देखो कि 15 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड बना दिया। ये 30 डिग्री था, तो इसको पूरा घुमा के 30 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड बना दिया। 45 पे 45 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। ऐसे करते-करते हम टॉप पर पहुंच रहे हैं, और सबसे ऊपर क्या बनेगा? हमें सबसे ऊपर मिलेगा 90 डिग्री नॉर्थ। ठीक है, और ये जो पूरा लाइन आप देख रहे हो, इन्हीं को हम लोग पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड बोल रहे हैं। ठीक है, आप देख लो, अर्थ को पूरा एनक्लोज करने के बाद ये कुछ इस फॉर्म में दिख रहा है। ठीक है, तो हम इसी वीडियो को वापस से रिज्यूम करेंगे जब हम लॉन्गिट्यूड के कॉन्सेप्ट समझेंगे। फिलहाल अभी हम वापस लौटते हैं अपने चैप्टर पर। तो हमें ये समझ में आया कि लैटिट्यूड देखो क्या होता है, कैसे डिफाइन होता है, इसके पीछे का साइंस भी समझ में आ गया। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक में सबसे पहले हमने कुछ नाम दिए हैं, जैसे कि हमने 3 नाम अभी तक पढ़ लिए हैं लैटिट्यूड का। एक तो नॉर्थ में 90 डिग्री नॉर्थ का एक लैटिट्यूड होगा, मतलब कि ये पिन पॉइंट। इस पिन पॉइंट को हम लोग नॉर्थ पोल बोलते हैं। ये भी एक प्रकार का लैटिट्यूड है। एक लैटिट्यूड हमने सबसे पहले ही डिफाइन किया था अपने बेस के लिए, जिसको हमने बोला था ये इक्वेटर है। और इस तरीके से नीचे हम गए, तो हमने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर साउथ पोल है। ठीक, अब हमें काउंट करना है कि टोटल कितने नंबर के ऐसे लैटिट्यूड हैं पूरे अर्थ पर, पूरे ग्लोब में। तो हम देख रहे थे कि यहाँ 0 डिग्री से स्टार्ट करते करते हम ऊपर 90 डिग्री तक पहुंच रहे थे। मतलब अगर 1-1 डिग्री वाले लैटिट्यूड को मार्क कर दिया जाए, यहाँ पर तो केवल 10 डिग्री पर डायरेक्टली मार्क है, लेकिन एक्चुअल में लैटिट्यूड तो 1 डिग्री पर ही होगा। इसके अंदर 10 डिवीजन होंगे, इसके अंदर वापस से 10 डिवीजन होंगे। ऐसे करते करते कितने डिवीजन हो गए? ऊपर 90 लैटिट्यूड्स हो गए। ठीक है, इस तरीके से साउथ पोर्शन में भी हमने 90 लैटिट्यूड्स देखे। तो टोटल कितने लैटिट्यूड हो रहे हैं? 90 इधर और प्लस इक्वेटर, टोटल 181 लैटिट्यूड्स हो गए। ठीक है, ये बात आपको फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन से आपको ऐसे ही याद रखनी है, उसके पीछे का मैंने थोड़ा सा रीजन एक्सप्लेन कर दिया। अब एक बात आपको बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर ध्यान में होना चाहिए कि यहाँ पर देखो, हम हमेशा इन लैटिट्यूड्स को नॉर्थ और साउथ के रेस्पेक्ट में डिफाइन कर रहे हैं। मतलब कि हम नॉर्थ में गए हैं कि हम साउथ में गए हैं। मतलब कि अगर हम एक नॉर्मल एक सिंगल लाइन को ड्रॉ करें यहाँ पर, ठीक, अगर हम इसको एज्यूम करते हैं इक्वेटर के रेस्पेक्ट में, ये 0 डिग्री इक्वेटर है हमारा, और हम एज्यूम कर रहे हैं कि ये 30 डिग्री नॉर्थ का लैटिट्यूड है। ठीक, तो अगर इसका सब्सटेंशन किस डायरेक्शन में, जैसे कि मैंने बताया कि इधर वेस्ट होता है, इधर ईस्ट होता है, इधर नॉर्थ होता है और इधर साउथ होता है, तो हमने सब्सटेंट टू वेस्ट टू ईस्ट ही किया था। लेकिन आप सोचो, अगर आप यहाँ पर पोजीशन पे हो, एक पोजीशन ए है और दूसरी पोजीशन यहाँ पर है, ये भी पोजीशन बी है। अगर ए से बी तक आप मूव भी कर जाते हो पूरे अर्थ में, तब भी आपका क्या लैटिट्यूड चेंज होगा? क्या नहीं होगा। आप यहाँ पर भी 30 डिग्री लैटिट्यूड पर हो, यहाँ पर भी 30 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पर हो। चेंज तब होगा ना जब आप इससे नॉर्थ डायरेक्शन में जाओगे या फिर साउथ डायरेक्शन में जाओगे। मतलब कि अगर हम एक और लैटिट्यूड यहाँ पर ड्रॉ करें, इसको हम बोलते हैं, मान लो कि ये 15 डिग्री का नॉर्थ लैटिट्यूड है। अब अगर ए पोजीशन यहाँ पर है और एक नया पोजीशन यहाँ पर हम ले लें, जिसको हम लोग सी बोल रहे हैं,
तो आप कोई बोलेगा ना कि अगर हम ए से सी तक आए हैं तो हम कितने डिग्री लैटिट्यूड में शिफ्ट देख रहे हैं, हम बोलेंगे 30 से 15 डिग्री में आ गए, मतलब कि 15 डिग्री लैटिट्यूड का डिफरेंस है दोनों के अंदर, मतलब कि आप हमेशा देखोगे कि ये नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में सबटेंड करना है ना, शिफ्ट देख रहे हैं जब आप, लेकिन डिग्री तक पहुंच रहे थे, मतलब अगर एक एक डिग्री वाले लैटिट्यूड को मार्क कर दिया जाए, यहाँ पर तो केवल 10 डिग्री पर डायरेक्टली मार्क है, लेकिन एक्चुअल में लैटिट्यूड तो एक एक डिग्री पर ही होगा, इसके अंदर 10 डिवीजन होंगे, इसके अंदर वापस से 10 डिवीजन होंगे, ऐसे करते करते कितने डिवीजन हो गए ऊपर, 90 लैटिट्यूड्स हो गए, ठीक है। इस तरीके से साउथ पोर्शन में भी हमने 90 लैटिट्यूड्स देखे, तो टोटल कितने लैटिट्यूड हो रहे हैं, 90 इधर और प्लस इक्वेटर, टोटल 181 लैटिट्यूड्स हो गए, ठीक है। ये बात आपको फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन से आपको ऐसे ही याद रखनी है, उसके पीछे मैंने थोड़ा सा रीजन एक्सप्लेन कर दिया। अब एक बात आपको बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर ध्यान में होना चाहिए कि यहाँ पर देखो, हम हमेशा इन लैटिट्यूड्स को नॉर्थ और साउथ के रेस्पेक्ट में डिफाइन कर रहे हैं, मतलब कि हम नॉर्थ में गए हैं कि हम साउथ में गए हैं, मतलब कि अगर हम एक नॉर्मल एक सिंगल लाइन को ड्रॉ करें यहाँ पर, ठीक, अगर हम इसको एज्यूम करते हैं इक्वेटर के रेस्पेक्ट में, ये 0 डिग्री इक्वेटर है हमारा, और हम एज्यूम कर रहे हैं कि ये 30 डिग्री नॉर्थ का लैटिट्यूड है, ठीक। तो अगर इसका सब्सटेंशन किस डायरेक्शन में, जैसे कि मैंने बताया कि इधर वेस्ट होता है, इधर ईस्ट होता है, इधर नॉर्थ होता है और इधर साउथ होता है, तो हमने सब्सटेंट टू वेस्ट टू ईस्ट ही किया था। लेकिन आप सोचो अगर आप यहाँ पर पोजीशन पे हो, एक पोजीशन ए है और दूसरी पोजीशन यहाँ पर है, ये भी पोजीशन बी है, अगर ए से बी तक आप मूव भी कर जाते हो पूरे अर्थ में, तब भी आपका क्या लैटिट्यूड चेंज होगा क्या, नहीं होगा। आप यहाँ पर भी 30 डिग्री लैटिट्यूड पर हो, यहाँ पर भी 30 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पर हो, चेंज तब होगा ना जब आप इससे नॉर्थ डायरेक्शन में जाओगे या फिर साउथ डायरेक्शन में जाओगे। मतलब कि अगर हम एक और लैटिट्यूड यहाँ पर ड्रॉ करें, इसको हम बोलते हैं, मान लो कि ये 15 डिग्री का नॉर्थ लैटिट्यूड है। अब अगर ए पोजीशन यहाँ पर है और एक नया पोजीशन यहाँ पर हम ले लें जिसको हम लोग सी बोल रहे हैं, तो आप कोई बोलेगा ना कि अगर हम ए से सी तक आए हैं तो हम कितने डिग्री लैटिट्यूड में शिफ्ट देख रहे हैं, हम बोलेंगे 30 से 15 डिग्री में आ गए, मतलब कि 15 डिग्री लैटिट्यूड का डिफरेंस है दोनों के अंदर, मतलब कि आप हमेशा देखोगे कि ये नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में सबटेंड करना है ना, मतलब कि हम इक्वेटर से कितने ऊपर हैं और कितने नीचे हैं, ये लैटिट्यूड बताता है, ठीक। इतनी बात आप कैरेक्टरिस्टिक के अंदर में याद रखना। दूसरी बात ये भी कि हमेशा पैरेलल होता है, कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेगा। इसके बाद जैसे कि हम बोल रहे हैं ना कि ऊपर हमने देखा कि ये 90 ऐसे लैटिट्यूड्स थे, तो यहाँ पर 1 डिग्री आएगा, यहाँ पर 2 डिग्री आएगा, 3 डिग्री, 4 डिग्री, तो 1 से 2 डिग्री के बीच में अप्रोक्सीमेट जो हम बोलते हैं कि डिस्टेंस है किलोमीटर के फॉर्म में, वो अप्रोक्सीमेटली 111 किलोमीटर है, ठीक है। एक्चुअल में क्या हो रहा है कि आप देखोगे कि यहाँ वाली लाइन्स जो है वो थोड़ी कम है, और जैसे जैसे आप एक्सटेंड होते जा रहे हो, मैंने बताया कि अर्थ यहाँ से थोड़ा चिपटा है ना, तो यहाँ वाला डिस्टेंस जो है ना थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है, थोड़ा बहुत माइन्यूट सा अंतर होता है, इसीलिए हम लोगों ने अप्रोक्सीमेटली इसको 111 किलोमीटर कंसिडर कर रखा है, जिससे कैलकुलेट करने पर कोई भी कंफ्यूजन ना आए। तो अगर 1 डिग्री लैटिट्यूड से 2 डिग्री लैटिट्यूड पर हम जाएंगे तो उनके बीच में हमें कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा, 111 किलोमीटर अप्रोक्सीमेटली। दूसरी बात ये भी कि हमने जैसा बताया कि अर्थ जियोइड शेप का है, तो मतलब अर्थ इक्वेटर की तरफ सबसे चौड़ा है, सबसे ज्यादा बल्ज है, इसीलिए अर्थ पे जो ड्रॉ किया गया इक्वेटर है, मतलब अर्थ पे जो इक्वेटर हम देख रहे हैं ना, ये एक्चुअल में एक सर्किल का ही तो फॉर्म होगा ना, तो ये जो सर्किल है ये सबसे बड़ा सर्किल है पूरे ग्लोब पर, इसीलिए हम इसको ग्रेट सर्किल का नाम दे रहे हैं, ठीक है। ग्रेट सर्किल किसको बोलते हैं, इक्वेटर को भी बोलते हैं, और ये सबसे बड़ा सर्किल है पूरे अर्थ पर, और यही ग्रेट सर्किल वापस से दो पार्ट में अर्थ को डिवाइड करता है। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स के नाम देखते हैं। हमने 3 लैटिट्यूड अभी तक पढ़ा है, उनके नाम कौन कौन से, एक तो 0 डिग्री पर हमने इक्वेटर पढ़ा था, 90 डिग्री नॉर्थ पर हमने नॉर्थ पोल पढ़ा था, और 90 डिग्री साउथ पर हमने साउथ पोल पढ़ा था। इनके अलावा ये 4 नाम और हैं जिनको आपको याद रखना पड़ेगा। इनके नाम थोड़े से टफ हैं जो पहली बार सुन रहा है, लेकिन फिर भी आप इनको ऐसे ही याद कर लो, 3 बार 4 बार आप पढ़ोगे, आगे भी जिक्र होता जाएगा तो आपको याद हो जाएगा। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, आर्कटिक सर्किल और अंटार्कटिक सर्किल। अब ये चारों हैं कहाँ पर, इनको हम एक बार डिफाइन कर लेते हैं। यहाँ पर देखो, ये अगर हमारा 0 डिग्री इक्वेटर है, अगर हम इससे नॉर्थ डायरेक्शन में जाते हैं, यहाँ पर आप इसको काट कर नॉर्थ कर लेना, और यहाँ पर इसको काट कर आप साउथ कर लेना, ये मिस्टेक्स है इस फोटो में। तो अगर हम इसके सेंटर पर, हमने क्या एज्यूम किया अभी तक कि अगर हम 23.5 डिग्री ऊपर की ओर जाएंगे तो यहाँ पर जो भी लैटिट्यूड हम बना रहे हैं, ये लैटिट्यूड, ये 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड होगा, इसको हम लोग ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं। ये फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, बस आपको इसको याद करना है। इसके अलावा अगर हम यही एंगल सब्सटेंड करके 66.5 डिग्री पर जाते हैं तो इसको हम लोग आर्कटिक सर्कल का नाम देते हैं। सिमिलरली इसी तरीके से अगर हम इसको साउथ डायरेक्शन में सब्सटेंड करेंगे तो इसी 23.5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड को हम ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न बोलेंगे, और 66.5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड को हम लोग अंटार्कटिक सर्कल बोलेंगे। इसी सर्कल्स के बेसिस पर हम लोग अपना हीट डिस्ट्रीब्यूशन डिपेंडेंट देखते हैं, मतलब कि कुछ ऐसे पोर्शंस हैं, मान लो यहाँ से लेके यहाँ, सॉरी, यहाँ से लेके यहाँ तक के ऐसे पोर्शन है जहाँ पर अर्थ की डायरेक्ट रेस पड़ते हैं, बिल्कुल डायरेक्ट सीधी रेखाएं पड़ती हैं, सीधी रेस पड़ती हैं, इसलिए ये सबसे ज्यादा गर्म वाला रीजन होता है। इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, टॉरिड जोन। टॉरिड जोन क्या है, एक बार आप यहाँ से पढ़ने की कोशिश करो। देखो, टॉरिड जोन को हमने क्या बताया, टॉरिड जोन को हमने बताया इक्वेटर से अगर आप ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की तरफ चले जाओ नॉर्थ में, और इक्वेटर से अगर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की तरफ चले जाओ साउथ में, तो ये जो पूरा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच का जो पूरा रीजन है, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, टॉरिड जोन। आप इसको समझ नहीं पा रहे होगे तो आप इस फोटो को देखो, मतलब कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में जो ये ऑरेंज कलर का आपको रीजन दिख रहा है, ये रीजन है टॉरिड रीजन। ये ऑरेंज कलर का बनाया भी इसलिए गया है क्योंकि यहाँ पर हीट सबसे ज्यादा होती है, सबसे हॉटेस्ट प्लेसेस होते हैं यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद दूसरा आता है टेम्परेट जोन। टेम्परेट जोन का क्या मतलब है कि अगर हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के अब और ऊपर बढ़े तो हम पहुंच जाएंगे आर्कटिक सर्कल पर, जो कि अभी हम डिफाइन कर रहे थे।
इसके अलावा अगर हम नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से और नीचे आए तो हम पहुंच जाएंगे अंटार्कटिक सर्कल पर। मतलब कि इस फोटो में जो भी हम ग्रीन कलर का पोर्शन देख रहे हैं ऊपर नॉर्थ हेमिस्फीयर में और सदर्न हेमिस्फीयर में, इन सभी ग्रीन पोर्शन को हम लोग टेम्परेट जोन बोलते हैं। और यहाँ पर मॉडरेट क्लाइमेट होता है। मॉडरेट मतलब ना ही बिल्कुल बर्फीली ठंडी पड़ती है कि एकदम बर्फ जैसा जम गया हो कुछ, ऐसा भी होता है कि बर्फ जैसा ठंडियों में तो जम ही जाएगा, लेकिन यूजुअली अगर हम नॉर्मल क्लाइमेट में देखते हैं तो मॉडरेट क्लाइमेट होता है। और ऐसे ही नीचे भी मॉडरेट क्लाइमेट होता है। अब यहाँ पर हमको टेम्परेट जोन इसको हम नाम दे रहे हैं। और इसी के उपलक्ष्य में अगर हम थोड़ा सा और ऊपर बढ़े, आर्कटिक सर्कल से ऊपर नॉर्थ पोल पे चले जाएं और हम लोग अंटार्कटिक सर्कल से साउथ पोल तक चले जाएं, इसको हम लोग बोलते हैं फ्रिजिड जोन। बिल्कुल बर्फीला जगह होता है, यहाँ पर बर्फ वगैरह बिल्कुल जमी हुई होती है। यहीं पर हम ऊपर के तौर पे आप देखते होंगे कि हम आर्कटिक रीजन भी पढ़ते हैं ना, वहां पर पूरा बर्फ ही बर्फ पूरा जमा हुआ है। नीचे भी अंटार्कटिका हम देखते हैं कॉन्टिनेंट में अपने, तो वहां पर भी बिल्कुल बर्फ ही बर्फ है। अब आपको एक बात यहाँ पर ये दिख रहा होगा, ये इंडिया का मैप है और इंडिया से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास हो रहा है। तो आपको एक्चुअल में ये बात पता होनी चाहिए इंडिया में ना कि आखिरकार ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न ये सब कहाँ पर है। तो इसके लिए हम एक पिक्चर देखते हैं। ये इंडिया का मैप आप देख रहे हो, यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ से ड्रॉ हो रहा है। देखो मुझे पता है कि आप मोबाइल में देख रहे होगे इसको और मोबाइल में बहुत छोटा होगा, तो ये सब छोटी छोटी बातें जो है वो आपको दिख नहीं रही होंगी, इसलिए मैं आपको स्पेसिफिकली बता देता हूँ। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है 22 डिग्री नॉर्थ, यहाँ पर लिखा हुआ है 24 डिग्री नॉर्थ। अभी तक हमने ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का क्या डायमेंशन लिया है, 23.5 डिग्री नॉर्थ। तो आप यहाँ पर 23 तक पहुंचे और इसके आगे 23.5, मतलब कि कुछ यहाँ से जो भी लाइन ऐसी ड्रॉ होती होगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक, अगर हम इस फोटो में इसको बनाए तो कहां से, यहां से निकल रही है और हम देखेंगे कि ये कुछ ऐसे जा रही है, थोड़ी आड़ी तिरछी रेखाएं हैं, लेकिन आप प्लीज इसको अपने अकॉर्डिंग कंसीडर कर लेना। ठीक है, ये कुछ लाइन होगी जिसको हम लोग ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का नाम दे रहे हैं। अब यहाँ पर पहली बात तो ये आपको पता होना चाहिए कि ऐसे कौन से 8 स्टेट्स हैं जिनसे इंडिया के अंदर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है। तो उनमें कौन कौन से स्टेट है आप भी देख सकते हो बिल्कुल आसानी से। एक तो गुजरात हो गया ये वाला, राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया। यहाँ पर आप थोड़ा सा इसको नीचे भी लेते हैं ना, ये मैंने थोड़ी गलती यहाँ पर, या फिर मैं इसको वापस से ड्रॉ कर देता हूँ। देखो आप कुछ इस फॉर्म में देख रहे हो ऐसे। ठीक है, ये ट्रॉपिक ऑफ हमारा कैंसर है। और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे जितने भी रीजन हैं जैसे कि गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ये ऐसे 8 स्टेट्स हैं जहां पर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात। दूसरी बात थोड़ी और इंपॉर्टेंट है, अगर हम इनकी कैपिटल्स पे नजर डालें तो गुजरात का कैपिटल गांधीनगर, भोपाल, रायपुर, रांची, कोलकाता और राजस्थान का जयपुर। इनमें कंफ्यूजन हो सकती है कि कौन इस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर है और कौन सा इन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नीचे है। अभी तो आप फोटो देख रहे हो ना, तो आपको बहुत आसान लग रहा होगा, लेकिन इतना आसान ये है नहीं। राजस्थान को तो आप ओमिट कर सकते हो कि जयपुर तो ऊपर है क्योंकि दिल्ली के पास में, आप इसको समझ सकते हो। लेकिन जो इनके बाद वाले हैं ये सब के सब, आपको ये याद करने का ट्रिक ये है कि जितने भी मेन लैंड में, मतलब कि नॉर्थ ईस्ट वाले पोर्शन को छोड़ के जितने भी मेन लैंड के इधर वाले 5 स्टेट बचे हैं, ये सब के कैपिटल्स जो हैं वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नीचे हैं। गांधीनगर, भोपाल, रांची बहुत ही सटा हुआ है इससे। सबसे नियरेस्ट प्लेस अगर कोई पूछे कौन सा कैपिटल है तो वो झारखंड का कैपिटल रांची है, इसके बाद कोलकाता और ऐजवाल और अगरतला, मतलब मिजोरम और त्रिपुरा के जो दोनों कैपिटल्स हैं वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर है। इस फॉर्म में आप इस चीज को थोड़ा सा याद कर सकते हो। ठीक है, तो इन सब फॉर्म को थोड़ा सा आप अपने मैप में भी लोकेट करते चलना। इसके बाद हम यहाँ पर थे और हम डिस्कस कर रहे थे, इसके बाद हमको कुछ बातें पता चली टॉरिड जोन, फ्रिजिड जोन और टेम्परेट जोन की, जिसकी बातें हमने बहुत डिटेल में कर ली है। वही बातें यहाँ पर दोहराई गई हैं। आप इनको आराम से, आपको अभी प्रिंट आउट जो भी आप निकालोगे आप उसमें जरूर से इनको पढ़ना, क्योंकि लैंग्वेज भी लिखना पड़ता है ना, आपको समझना एक अपनी जगह पर है, लैंग्वेज आपको आनी चाहिए उसकी। यहाँ पर हमने एक बात ये पढ़ा कि हीट जोन्स क्या होते हैं, कैसे कैसे अलग अलग 3 जोन, टॉरिड जोन, टेम्परेट जोन, फ्रिजिड जोन क्या है, ये हमने पढ़ लिया। लेकिन आखिरकार इनके पीछे का रीजन क्या होता है एक बार पढ़ लेते हैं। देखो रीजन कुछ इस प्रकार से है कि इक्वेटर पर क्या होता है ना, सन की बिल्कुल सीधी किरणें पड़ती हैं, यहाँ पर इंटेंसिटी बहुत ज्यादा होती है। केवल देखो एक छोटे से रीजन पर अर्थ के द्वारा जितनी भी लाइट इमिट की गई है, सन के द्वारा जितनी भी लाइट इमिट की गई है, वो सब कितने ही रेंज में पड़ रही है। जैसे जैसे आप ऊपर पहुंचोगे, क्योंकि अर्थ का कर्व्ड शेप है, थोड़ा सा स्फेरिकल शेप है, इसके बेसिस पर ये थोड़ा ज्यादा एरिया लेने लगेगा। मतलब सन से जितनी भी रेज आ रही हैं अब वो इतना बड़ा एरिया कवर करेंगी, मतलब इंटेंसिटी थोड़ी कम हो गई।
यहाँ पर आप और ऊपर आओगे तो ये जो सन से रेज आ रही है उनकी इंटेंसिटी और कम हो जाएगी, क्योंकि ये इतना बड़ा एरिया कवर कर रही हैं। निकली तो थी इतना ही, मतलब ए बी और सी ये तीनों डायरेक्शन में अगर देखो तो अर्थ से तो उतने ही अमाउंट की हीट निकल रही है, रेज निकल रहे हैं, सॉरी सन से उतने ही अमाउंट के रेज निकल रहे हैं, लेकिन जो अर्थ पे पहुंच रहे हैं वो अलग अलग शेप में पहुंच रहे हैं। मतलब देखो यहाँ पर कितनी तिरछी रेखाएं हैं, तो इतना बड़ा एरिया हो गया। इसके कारण क्या हो रहा है, इंटेंसिटी वीक हो रही है और यहाँ पर ठंड ज्यादा पड़ेगी, और यहाँ पर इक्वेटर पर डायरेक्ट सन की रेज आ रहे हैं, इसलिए यहाँ पर थोड़ी गर्मी होगी, इसीलिए ये हीट डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। कुछ क्वेश्चंस देखते हैं जो भी आपने पढ़ा है उसके बेसिस पर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है विच जोन लाइज बिटवीन आर्कटिक सर्कल एंड साउथ पोल एंड अंटार्कटिक सर्कल एंड नॉर्थ पोल। बहुत ही सिंपल सा आंसर है, फ्रिजिड जोन हमने देखा था। ठीक है, इसके बाद अब हम पढ़ते हैं लॉन्गिट्यूड के बारे में। लॉन्गिट्यूड क्या है, देखो लॉन्गिट्यूड को अगर हमको डिफाइन करना है तो जिस हिसाब से हमने अपने लैटिट्यूड को डिफाइन करने के लिए एक बेस लाइन माना था जिसको हमने बोला था इक्वेटर, इसी तरीके से अगर हम लॉन्गिट्यूड को डिफाइन करना चाहते हैं, हमने पढ़ लिया है कि लॉन्गिट्यूड की लाइन एक जगह से मतलब कि अपने नॉर्थ पोल से निकलती है और ये साउथ पोल में जाके रुक जाती है। ठीक है, तो ये जो सेमी सर्कल लाइन बन रहा है ना, मतलब कि एक जगह से निकल के दूसरी जगह पे जाना, ये जो सेमी सर्कल है, अलग से मैं बनाऊं तो ऐसा, ये सेमी सर्कल लाइंस को ही, ये इमेजिनरी लाइंस है, इनको हम लोग लॉन्गिट्यूड का नाम दे रहे हैं। अब हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे अर्थ पे, इसके लिए हमने कुछ बात रखी कि बेस क्या होगा। अब बेस पाने के लिए थोड़ा उस टाइम पर हम बोल सकते हैं कि विवाद हुआ था। उस विवाद के चलते, चूंकि आप समझते होंगे कि उस टाइम पर यूरोपियन कंट्रीज काफी डोमिनेंट हुआ करती थी, तो यूरोपियन कंट्रीज 18th सेंचुरीज की बात होगी ये, तो 18th सेंचुरी में हमने देखा, 17th सेंचुरी 18th सेंचुरी में कि यहाँ पर यूरोप से या फिर इंग्लैंड से एक लाइन पास करेगा, इसी को हम लोग 0 डिग्री का नाम देंगे। अब इसके अगर हम लोग ईस्ट साइड में बढ़ते हैं, हमने देखा था ना कि ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, इधर वेस्ट है और इधर ईस्ट है। अगर इस 0 डिग्री से हम इधर डायरेक्शन में बढ़ेंगे तो हम बोलेंगे उसको, ये अगर हम 10 डिग्री बढ़ गए, मतलब ये जो एंगल आप बना रहे हो ये अगर 10 डिग्री है तो आप बोलोगे कि 10 डिग्री ईस्ट तरफ हम शिफ्ट हो गए, तो इसीलिए 10 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड है। और आगे बढ़े 20 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड, और अगर हम इसके ऑपोजिट साइड वेस्ट डायरेक्शन में जाएंगे तो हम इसको बोल देंगे कि ये 10 डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड है, ये 20 डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड है, ये 30 डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड है, ऐसे करके। ठीक है, और चूंकि ये सब सारे मेरिडियंस के फॉर्म में भी हैं, हम इनको मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक बात आप ध्यान देना कि ये जो 0 डिग्री देख रहे हो, इसको हमने जैसे वहां पर इक्वेटर एक स्पेशल नाम दिया था, उसी तरीके से हम यहाँ पर इसको स्पेशल नाम देते हैं प्राइम मेरिडियन का, क्योंकि इन सभी मेरिडियंस में ये सबसे प्राइम है, सबसे इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हमने इसका नाम दे दिया प्राइम मेरिडियन। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। अब हम वापस से, जैसे हमने इक्वेटर को समझा था कैसे डिफाइन करते हैं हम, सॉरी लैटिट्यूड को समझा था, उसी तरीके से हम लॉन्गिट्यूड को समझने की कोशिश करते हैं। देखो हमने वहां पर अर्थ को सिंपली 2 हेमिस्फीयर में डिवाइड किया था लंबे तरीके से, अब हम यहाँ पर 2 हेमिस्फीयर में डिवाइड कर रहे हैं हॉरिजॉन्टल वे में। अब क्या होगा कि ये सेंटर अभी भी यहीं पर है, और ये हमने देखा कि ये हमारा प्राइम मेरिडियन है। अगर हम इसको इक्वेटर से मिलाते हैं या फिर हम यहाँ पर एक लाइन खींचते हैं तो ये हमें पता चल रहा है कि ये वाला जो लाइन है जो कि नॉर्थ पोल से निकलता हुआ साउथ पोल की तरफ जा रहा है, ये हमारा, हमने देखा कि ये प्राइम मेरिडियन है। उससे अगर ईस्ट के डायरेक्शन में हम सब्टेंड करेंगे एंगल, तो ये मान लो 30 डिग्री है तो ये 30 डिग्री ईस्ट होगा, ये 40 डिग्री है तो ये 40 डिग्री, ये 60 डिग्री है तो ये 60 डिग्री ईस्ट। ऐसे करते करते मैक्सिमम कहाँ तक जा सकते हैं, आप समझो कि इसके ठीक पीछे ही तो जा सकते हो ना। और आपने बिल्कुल अच्छी तरीके से ये बात समझी होगी कि अगर कोई भी ऐसी सीधी लाइन है, या फिर मान लो ये सर्किल है और इसके 4 पार्ट कर ले, तो ये हमें पता है 90 डिग्री है। अगर हम यहाँ से बिल्कुल पीछे की तरफ चले जाएं, इसके जस्ट पीछे, तो कितना डिग्री होगा, ये 180 डिग्री ही तो होगा। अब समझो कि इसको हम सब्सटेंड करते करते ईस्ट में मैक्सिमम कहाँ तक जा रहे हैं, अगर हम 180 डिग्री तक जा रहे हैं, और इसी तरीके से यहाँ से भी सब्सटेंड करते करते वेस्ट में हम ऊपर पहुंच जा रहे हैं, सॉरी मतलब पीछे के साइड पहुंच जा रहे हैं 180 डिग्री में, तो हम क्या देख रहे हैं कि नॉर्मली 180 डिग्री तक ही हम इसको सब्सटेंड कर सकते हैं। मतलब कि अगर हमने जैसे देखा था कि लैटिट्यूड कितने टोटल 181, यहाँ पर टोटल लॉन्गिट्यूड कितने बनेंगे ऐसे, अब हम देखो कि 0 डिग्री एक बन रहा है और वापस से ये 180 तक जा रहा है, मतलब 180 तो इस डायरेक्शन में हो गए और 180 इस डायरेक्शन में भी हो गए। ठीक है, कितना हो गया टोटल, 360 हो गया ना। अब यहाँ पर आपको थोड़ी कंफ्यूजन होगी, क्योंकि देखो आपने ब्रेकिंग तो समझ लिया है, लेकिन ये ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि देखो क्या है कि एक तो 0 डिग्री हमने फिक्स कर दिया है, ठीक, और हमने इसके पीछे का जो 180 डिग्री है ना, वो भी कॉमन ही है। इधर से जाओगे तब भी वही लाइन मिलेगी, इधर से जाओगे तब भी वही लाइन मिलेगी, हम इसको 2 बार काउंट नहीं कर सकते हैं। तो 180 डिग्री को तो हमको एक बार काउंट करना है, ठीक।
और हमने देखा कि यहां से यहां तक कितनी लाइन बच रही हैं, बन रही है, कितनी बन रही है, 179 बोल सकते हैं। और ऐसे ही इधर से इधर तक भी जाएंगे तब भी 179 ही बन रहे होंगे, ठीक है। इसके अलावा हमने देखा कि एक 0 डिग्री का हमारा प्राइम मेरिडियन है और एक हमने देखा कि 180 डिग्री का एक फाइनल में हमको एक और मेरिडियन दिखता है 180 डिग्री वाला। तो टोटल हम करेंगे तो 179 प्लस 179 प्लस 1 प्लस 1 टोटल करेंगे तो 360 ही आएगा। लेकिन हमको ब्रेकअप पता होना चाहिए कि 360 में जो ये 180 डिग्री है इसको 2 बार काउंट नहीं कर रहे हैं, हम एक ही बार काउंट कर रहे हैं। बाकी सबके दो दो टर्म्स हमको देखने को मिल जाएंगे, लेकिन 0 डिग्री और 180 डिग्री के एक ही टर्म होंगे, ठीक है। बहुत ही बेसिक सी बात थी, बताने की भी नहीं थी, बिल्कुल मैंने बता दी आपको, चलो ठीक है, बढ़िया हुआ। अब क्या होता है कि कुछ फैक्ट्स देखते हैं। तो यहाँ पर क्या समझ रहे हैं हम, इस ग्लोब को हम अच्छी तरीके से मेजर करें तो यहाँ पर देख रहे हैं कि चूंकि लैटिट्यूड्स हमेशा पैरेलल होते थे, इसीलिए उनके बीच का डिस्टेंसेस हमने कैलकुलेट किया था कि 111 किलोमीटर के होते हैं। लेकिन यहाँ पर देखो ना, पोल तक आते आते तो इनके बीच का डिस्टेंस जो है वो 0 हो जा रहा है, मतलब पोल्स पर तो ये मीट कर रहे हैं। सबसे ज्यादा कहाँ पर सबस्टेंड कर रहे हैं, इक्वेटर के पास में। सबसे ज्यादा डिस्टेंस इन दो लॉन्गिट्यूड्स के बीच में कहाँ पर होगी, इक्वेटर के पास में होगी, ठीक है। इसीलिए ये पैरेलल नहीं है। और दूसरी बात कि इन सभी का लेंथ लगभग लगभग बराबर ही होता है। ये भी अगर हम पूरी बात करें, एक तो हमने प्राइम मेरिडियन देखी थी, इसके जस्ट पीछे की डायरेक्शन को हम देखेंगे ना तो वो हमारा हो जाता है एक और लाइन, जिसको हम फिलहाल अभी के लिए समझें। और इस लाइन को भी हमने स्पेशल नाम दिया है, इस स्पेशल नाम को हम बोलते हैं इंटरनेशनल डेट लाइन। अभी इंटरनेशनल डेट लाइन क्या है वो अभी हम आज के लेक्चर में पढ़ लेंगे। अभी फिलहाल आप समझो कि हमने दो लॉन्गिट्यूड्स को स्पेसिफिक नाम दिया है। जिस हिसाब से हम लैटिट्यूड्स में कुछ स्पेसिफिक नाम देखते थे, इस तरीके से लॉन्गिट्यूड में भी हमने दो नाम दिए हैं, एक प्राइम मेरिडियन और उसके जस्ट पीछे जो 180 डिग्री शिफ्ट करके जाता है वो होता है इंटरनेशनल डेट लाइन। अब आपको समझ में अगर नहीं आया हो तो आप एक बार इस मैप को देखो। यहाँ पर मैप में अगर आप देख रहे होगे कि यहाँ पर मैंने लोकेट कर रखा है लंदन को, तो लंदन से आप, और यहाँ पर आप देख रहे होगे कि ऊपर नॉर्थ पोल होगा, तो यहाँ से एक लाइन ड्रॉ होगी। आप समझो, थोड़ा सा मैं इसको आप थोड़ा सा ऐसे टिल्ट करता हूँ ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आए। ग्लोब कुछ इस हिसाब से हम देखते हैं, अगर सामने से देखें तो यहाँ पर जो एक ये लाइन आ रही है ये हमारी होगी प्राइम मेरिडियन, नॉर्थ पोल से निकल के साउथ पोल तक पहुंच गई, ठीक। अब इसके जस्ट पीछे की हम बात कर रहे थे। अब जस्ट पीछे हम कैसे समझेंगे, अब आप देखो, इस ग्लोब को हम ऊपर नचाते हैं और हम यहाँ पर लेके आते हैं। अब हमको समझ में आ गया ना कि ये वाला जो एंगल है, ये सॉरी, ये वाला जो लाइन है ये प्राइम मेरिडियन है। उसके जस्ट 180 डिग्री की अगर हम इधर लाइन खींचते हैं तो ये क्या होगा, ये हमारे, अगर ये हमारा नॉर्थ पोल है तो इससे ये वाला एंगल जो होगा ये पूरा एंगल 180 डिग्री होगा। अब ये 180 डिग्री का एंगल, ये वाला लाइन जो है हम इसको क्या बोल रहे हैं, इंटरनेशनल डेट लाइन, ठीक। यही मैं आपको समझाना चाहता था, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना आपको किसी भी तरीके से। तो इंटरनेशनल डेट लाइन क्या है उसको भी हम पढ़ लेंगे, फिलहाल अभी के लिए आप बस इन दोनों नाम को जानो, ठीक है। अभी हम जब और भी चीजों को एक्सप्लेन करेंगे तो हम इसको भी अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे। फिलहाल हम लौटते हैं अपने स्लाइड की तरफ। यहाँ पर देखो, लॉन्गिट्यूड क्या था कैसे था उसको हमने डिटरमाइन कर लिया है, लेकिन लॉन्गिट्यूड भी एक प्रकार के कुछ इमेजिनरी लाइंस ही थे। टोटल नंबर 360 ही थे, ये पैरेलल नहीं थे। इन सब कैरेक्टरिस्टिक्स को हमने पढ़ लिया है। अब इनके कुछ यहाँ पर डिफरेंसेस हैं जिनको हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है। इसको आप आराम से, जब आप प्रिंट आउट निकालोगे तो इनको आप आराम से पढ़ना। ये सब बात हमने ऑलरेडी कर ली है, लेकिन कभी अगर क्वेश्चन आता है स्पेसिफिकली कि लिखना क्या पड़ेगा आपको, ये भी तो पता होना चाहिए ना। तो इसीलिए मैंने इसको एक टेबल के फॉर्म में अलग से लिख दिया है। आप आराम से इसको बैठ के पढ़ सकते हैं। अगर आपको कोई भी लाइन नहीं समझ में आती है इससे, तो आप इस लाइन को वापस से डिस्कशन पेज पर लिख के बता सकते हो कि सर ये वाली लाइन का मुझे मतलब बिल्कुल भी नहीं समझ में आया है, आप इसको एक्सप्लेन कर दीजिए। तो मैं वहां पर बिल्कुल एग्जैक्टली उसको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। अब हम इसको थोड़ा सा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी देख लेते हैं, देखते हैं ना कि आखिरकार हमने जितना भी पढ़ा है उसमें हम कहां तक पहुंच पाए हैं। सबसे पहला लीनियर डिस्टेंस असर्शन और रीजन का क्वेश्चन है। लीनियर डिस्टेंस ऑफ ए डिग्री ऑफ लैटिट्यूड एट द पोल इज लिटिल लॉन्गर देन एट द इक्वेटर। ये कहने की कोशिश ये कर रहा है कि जो भी अभी तक हमने ग्लोब के अंदर में
लैटिट्यूड्स देखे थे, इसका कहना है कि देखो ये लैटिट्यूड जो है ना, ये शुरुआत में तो थोड़े पास पास थे, लेकिन यहाँ पर जाने के साथ साथ ये थोड़े दूर दूर हो गए। तो क्या इसका रीजन ये है कि अर्थ इज स्लाइटली फ्लैटेंड एट द पोल्स, यहाँ पर अर्थ थोड़ा चिपटा है इसलिए इनके बीच का डिस्टेंस बढ़ गया है, क्या ये रीजन है? तो आपको पता है, ये बात मैंने ऑलरेडी बता दी है कि ऐसा बिल्कुल सही है, मतलब असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है और उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, इसलिए ए आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन, विच सिटी लाइज ऑन द लॉन्गिट्यूड क्लोजेस्ट टू दैट ऑफ दिल्ली, ये यूपीएससी 2018 का क्वेश्चन है। अब देखो कितना माइन्यूट डिटेल से आपको ये सब चीजें पढ़नी है, वो आपको पता होना चाहिए कि लॉन्गिट्यूड में दिल्ली के सबसे पास वाला लॉन्गिट्यूड क्या है। उसके लिए हम एक बार वापस से उसी फिगर पर चलते हैं जिस मैप में हम अभी तक देख रहे थे। अब यहाँ पर आप देखो दिल्ली, ये रहा दिल्ली यहाँ पर है। अब अगर हम लॉन्गिट्यूड सब्सटेंड करेंगे भी तो कुछ इस प्रकार से आएगा, ठीक। अब उसमें ऑप्शन क्या क्या दिया था, एक तो दिया था नागपुर, नागपुर कहीं यहाँ पर है। इसके बाद उसने दिया था रायपुर, शायद एक दिया था उसने हैदराबाद, और एक दिया था बेंगलुरु। ऐसा कुछ भी ऑप्शन आएगा तो आपको ये पता होना चाहिए कि देखो बेंगलुरु जो है ना, इस वाले लॉन्गिट्यूड से सबसे पास में पड़ रहा है। यही क्वेश्चन सिंपल सा पूछा था, लेकिन उसके लिए आपको मैप थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। आपको देखना पड़ेगा ना कि दिल्ली के रेस्पेक्ट में लॉन्गिट्यूड में और क्या है। देखो मध्य प्रदेश का भोपाल भी आता है, तो ये भी ऑप्शन में आ सकता था। जैसे कि मैंने आपको भी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर नीचे वाली चीजें बताई, तो वो भी आपको थोड़ा थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। अब लॉन्गिट्यूड के बारे में हम थोड़ी सी और डिटेल में चर्चा करते हैं। सॉरी, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं पहले। He consider the statement regarding equator of the earth. Equator is the largest latitude of the earth, dividing the earth into two equal halves. तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, हाँ जी। The equator is only line of latitude which is also called a great circle. तो ये भी हमने पढ़ा, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। Sites near the equator are good locations for space sports as they have a faster revolution speed than other latitudes. अब यहाँ पर देखो ये स्टेटमेंट थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, इसको मैं अच्छे तरीके से आपको समझा देता हूँ। मान लो कि आप अपने हाथ में एक धागा लेते हो, उसको आप एक रस्सी में कुछ भी चीज लपेटते हो और आप इसको नचाते हो, तो ये एक बड़ा सा सर्कल बना के वापस आएगा। और यहाँ पर भी कुछ चीज बनी थी जो कि यहाँ पर इसी फॉर्म में चली जाएगी। ऐसे ही नाचेंगे ना ये दोनों, अगर इस डायरेक्शन में पूरी की पूरी रस्सी घूमेगी तो अब आप क्या देख रहे हो कि ये कितना डिस्टेंस कवर करके यहाँ पर आ रहा है, इतना पूरा बड़ा सा सर्कल कवर करके आएगा और यहाँ पहुंचा है। उतने ही टाइम पीरियड में ये भी छोटा सर्कल कवर करके यहाँ पहुंच गया। मतलब कि अगर हम देखें कि अगर कोई भी इंसान इसको ग्लोब मान लो और इसको नॉर्थ पोल मान लो और इसको इक्वेटर मान लो, बड़े वाले सर्कल को, अगर हम नॉर्थ पोल के ऊपर से जाके इसी चीज को देखें तो अर्थ का डायरेक्शन रोटेट करने का क्या है पता है आपको? देखो अर्थ अगर ऐसे है ना, तो अर्थ वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में ऐसे मूव कर रहा है, ठीक है। वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में ऐसे मूव करता है, ये तो एक फॉर्म हो गया अगर हम इसको सामने से देख रहे हैं स्पेस में खड़े होकर। दूसरा एक और फॉर्म है कि अगर हम इसको नॉर्थ पोल से देखें, मतलब हम नॉर्थ पोल पर आ गए, मान लो ये हमारा यहाँ पर नॉर्थ पोल होगा, तो अगर अर्थ इस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा था, सॉरी इस डायरेक्शन में, तो यहाँ पर क्या क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है? आप देखोगे कि ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, ठीक है। तो हम दो तरीके से अर्थ को डिफाइन कर सकते हैं रोटेशन उसका, या तो ईस्ट टू वेस्ट डिफाइन कर सकते हैं कि ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, या फिर अगर हम नॉर्थ पोल के ऊपर जाके देखेंगे तो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करता है। उसी सेम डायरेक्शन में यहाँ पर हम नॉर्थ पोल के ऊपर आ रहे हैं, तो यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा। लेकिन जो चीजें इक्वेटर पे होंगी वो सोचो ना कितनी ज्यादा दूर की डिस्टेंस कवर करके आ रही होंगी। लेकिन वही जो चीज ऊपर वाले लैटिट्यूड्स पर होगी, मान लो कि ये 66 डिग्री लैटिट्यूड है, तो यहाँ पर कम ही डिस्टेंस होगा। मतलब सबसे ज्यादा स्पीड कहाँ पर होगी? जो यहाँ पर इक्वेटर पर जो इंसान होगा उसकी स्पीड सबसे ज्यादा होगी ना। ये जहां से यहाँ पहुंच पा रहा है उतनी दूर पे, ये कहां से कहां पहुंच जाएगा? ये यहाँ से यहाँ पहुंच जा रहा है, मतलब कि इसने ज्यादा डिस्टेंस कवर किया, इसकी स्पीड ज्यादा है। इसीलिए क्या होता है कि जितने भी हमारे स्पेस स्टेशन होते हैं ना, वो हम लोग यहाँ पर लॉन्च करते हैं, क्योंकि यहाँ पर थ्रस्ट मिलता है। थ्रस्ट क्या होता है? मतलब शुरुआती फोर्स मिल जाता है उसको कि यहाँ पर स्पीड सबसे ज्यादा इक्वेटर पर। यहाँ से सैटेलाइट जैसे ही हवा में लॉन्च होगा तो उसको एक फोर्स मिल जाएगा कि इक्वेटर तो तेजी से नाच ही रहा था, एक और तेजी से ये ऊपर एटमॉस्फेयर में चला जाएगा। तो इसीलिए स्पेस स्टेशन को हम यूजुअली इक्वेटर पर ही बेस रखते हैं। लेकिन यहाँ पर एक थोड़ा सा प्रॉब्लम है, यहाँ पर फास्टर रिवॉल्यूशन स्पीड की बात कर दी गई है, जो कि यहाँ पर रिवॉल्यूशन से कोई मतलब नहीं है, रोटेशन का मतलब होना चाहिए। रोटेशन मतलब क्या होता है कि जो अर्थ अपनी एक्सिस पर ही रोटेट करता है उसको हम लोग रोटेशन बोलते हैं, और जो अर्थ सूरज का पूरा चक्कर काटता है उसके चारों तरफ, उसको हम लोग रिवॉल्यूशन का नाम देते हैं। तो रिवॉल्यूशन का यहाँ पर कोई रोल नहीं है, इसलिए स्टेटमेंट गलत है और ये आंसर हमारा सी आंसर है। 1 and 2 ओनली इज द करेक्ट आंसर। अब हम लॉन्गिट्यूड और टाइम की बेसिस पर थोड़ा सा नॉलेज गेन करने की कोशिश करते हैं। अब देखो बात कहां से स्टार्ट होती है। लॉन्गिट्यूड और टाइम के बेसिस पर बहुत ही बढ़िया रिलेशन आप देख सकते हो। अब देखो, अगर हम एक ऐसा डायग्राम बनाते हैं
मान लो कि ये अर्थ है और अर्थ का हम बिल्कुल ऊपर टॉप नॉर्थ पोल पर जाके हम कोई भी इस पूरे अर्थ को देख रहे हैं, तो हमने देखा था कि कोई भी सर्किल होगा तो उसमें मैक्सिमम, अगर हमने ये देखा कि ये हमारा प्राइम मेरिडियन है, ठीक, उसके जस्ट ऑपोजिट हमने क्या देखा था, ये हमारा इंटरनेशनल डेट लाइन है। ओवरऑल अगर देखा जाए कि प्राइम मेरिडियन अगर 0 डिग्री है, अगर वापस से घूम कर कोई इंसान यहाँ वापस चलाए तो कितना डिग्री रोटेट करेगा? भाई हमको पता है ना किसी भी चीज का, अगर हम इसको 4 पार्ट में चलो डिवाइड करके आपको और अच्छे समझा सकते हैं। अगर ये 90 है तो ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा, तो 90 प्लस 90 प्लस 90 प्लस 90 कितना हो गया? 360 डिग्री हो गया। मतलब कि अर्थ अगर पूरा एक चक्कर काटता है अपने एक्सिस पर, तो ये कितना डिस्टेंस कवर करता है, सॉरी कितना एंगल सब्सटेंड करता है? 360 डिग्री। और पूरा अर्थ को एक पूरा रोटेशन में कितना आवर्स लगता है? एक पूरा दिन लग जाता है ना, वो कितना है? अप्रोक्सीमेटली 24 आवर्स है। तो अगर 24 आवर्स में 360 डिग्री अर्थ रोटेट कर जा रहा है, प्राइम मेरिडियन 0 पर था, वापस से 24 घंटे पर यही 0 डिग्री पर पहुंच जाते हैं हम अर्थ रोटेट करके, तो एक घंटे में कितना आएगा? हमने कैलकुलेट किया इसको, 360/24 हमने कट किया तो हमें पता चला कि इसका आंसर आ रहा है 15 डिग्री। मतलब कि एक घंटे में अर्थ जो है वो 15 डिग्री इस डायरेक्शन में थोड़ा सा मूव कर जा रहा है, ठीक है। अगर हम इसको बेस मानते हैं तो हम क्या बोलेंगे कि एक घंटे में अर्थ 15 डिग्री ईस्ट डायरेक्शन में चला जा रहा है, यही डायरेक्शन होगा ना अर्थ के रोटेशन का। मतलब कि धीरे धीरे जैसे जैसे एक एक घंटे बीतते जाएंगे अर्थ जो है धीरे धीरे इधर मूव करता जाएगा। ये बात आपको समझ में आ गई है ना? बिल्कुल। अब देखो इसी बेसिस पर हम कुछ प्रॉब्लम्स को देखते हैं। यहां पर अब हमने देखा कि चूंकि 15 डिग्री में, आपको केवल इतना ही याद करना है कि 15 डिग्री में अर्थ जो है एक घंटे आगे बढ़ जाता है, या फिर हम उल्टा बोल दें कि एक घंटे में अर्थ जो है वो 15 डिग्री रोटेट कर जाता है। आप यही वाला याद करो, ऊपर वाला इसको छोड़ दो। एक घंटे में अर्थ 15 डिग्री रोटेट कर जाता है, केवल आपको इतना याद रखना है। और कौन से डायरेक्शन में? ईस्ट डायरेक्शन में। अब समझो आप इस पॉइंट को, क्या हो रहा है कि मान लो ये हमने बेस लाइन ले ली, मान लो कि बेस लाइन इन द सेंस कि ये 75 डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड है। अगर एक घंटे बीत जाए तो क्या होगा? ये 15 डिग्री इधर शिफ्ट कर जाएगा, यही हमने पढ़ा है ना अभी तो मतलब 75 डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड जो है वो एक घंटे बाद 75 डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड यहाँ पर होगा, ये वाला लाइन होगा। और यहाँ पर जो 90 डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड था वो अब सेंटर पर आ जाएगा, यही हो रहा है ना। तो मतलब इनके बीच का डिफरेंस आप देखो, मैंने 15-15 ही लिया है इसीलिए कि 75 यहाँ पहुंच जाएगा और 90 वाला यहाँ पहुंच जाएगा एक एक घंटे में। एक घंटा और बीता तो पता चला ये 75 डिग्री वाला वो यहाँ पहुंच गया, यही पहुंच रहा है ना। अब देखो क्या होता है कि जब भी सन का रेस अर्थ पर पड़ता है तो केवल और केवल एक ही हिस्सा अर्थ का उजाले में रहता है। मान लो कि अगर हमारा ये पृथ्वी है और सन कहीं पर इधर डायरेक्शन में है, तो इसका जो भी प्रकाश पड़ेगा वो केवल और केवल इसी हेमिस्फीयर में पड़ेगा। सॉरी टेढ़ा हो गया लाइन थोड़ा, आप इसको मैनेज करना। केवल और केवल इसी वाले रीजन में पड़ेगा, इधर पूरा अंधेरा होगा। ये तो बात बिल्कुल फिक्स है ना। तो अगर हम ऐसा मान लो सोचते हैं कि हमारा यूएसए का एक देश है, एक यूके देश है, एक इंडिया देश है, अगर हम इन सब में अलग अलग टाइम क्यों देखते हैं? हमको ये बात बिल्कुल नॉर्मल तरीके से पता है ना कि हमारे टाइम में और यूएसए के टाइम पर लगभग लगभग 12 आवर्स का डिफरेंस आता है। अगर यहाँ पर 11 बजे दिन के हैं तो यूएसए में 11 बजे रात के होते हैं, ऐसा अप्रोक्सीमेटली है। तो आखिरकार ये अलग अलग टाइम रखने का मतलब ही क्या है? हम क्यों नहीं एक ही टाइम रख देते हैं हर जगह? तो इसके लिए क्या प्रॉब्लम आती है मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। अब आप समझो कि अगर हमने माना कि 12 बजे लंदन में है, तो अर्थ मतलब कि इसके ठीक सामने चमक रहा होगा। मतलब कि जो आपका सिर है आपकी स्क्रीन के सामने, आप अपने सिर को सन समझ लो, तो आप बिल्कुल सीधे इस टाइम लंदन को देख पा रहे होगे। मतलब लंदन के ठीक ऊपर इस टाइम 12 बज रहे होंगे दोपहर के। लेकिन अब आप ये समझो ना कि अगर हम इंडिया को कंसिडर करेंगे तो इंडिया में तो काफी पहले ही ये सन चमक चुका होगा ना। मान लो शुरुआती हम यहाँ से करते हैं तो ये अर्थ धीरे धीरे इस डायरेक्शन में रोटेट हुआ होगा। अब आपका सिर देखो, सन है, सन क्योंकि स्टेबल है, आपको अपने सिर हिलाने की जरूरत नहीं है, ये अर्थ रोटेट कर रहा है अपने हिसाब से। अर्थ रोटेट करते 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 यहाँ पर आ गए, मतलब कुछ आवर्स बीते होंगे, तो अब जाके लंदन के ऊपर सूरज चमक रहा है, ठीक है। तो ये जितना टाइम बीता है, आखिरकार हम ये तो बोलेंगे ना कि थोड़ी देर पहले ही यहाँ पर अर्थ में जो इंडिया वाला पोर्शन है, इंडिया के ऊपर सूरज चमक चुका है, मतलब यहाँ पर दोपहर के 12 बज चुके होंगे। इसीलिए ऐसा हो सकता है कि अगर हम यहाँ पर पहुंचे और हम बोले लंदन में इस टाइम 12 बज रहा है दोपहर का, यहाँ पर ऐसे पोजीशन पे, तो हो सकता है कुछ इसके पीछे वाले रीजन हो जहां पर बिल्कुल अंधेरा हो, इंडिया वाला कुछ ऐसा रीजन हो जहां पर शाम हो चुकी हो, और आगे यूएसए के कुछ ऐसे रीजन हो जहां पर भोर होने वाली हो या फिर अर्ली मॉर्निंग का टाइम हो।
तो अगर हम बोलें कि 12 बजे हैं, सब देश के लिए यही टाइम है, तो हम देखेंगे इंडिया में शाम में भी 12 बजे हैं, शाम हो रहा है लेकिन बजे 12 ही हैं। यूएसए में बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग का टाइम है, भोर हो रही है, सूरज उदय हो रहा है, लेकिन फिर भी 12 बजे है। इसीलिए हमने सूरज के रेस्पेक्ट में क्या किया है, अलग अलग टाइम जोन को डिफाइन कर दिया है। इसी टाइम के लिए हमने लॉन्गिट्यूड का सहारा लिया है। अब इसी बेसिस पर हम एक एग्जांपल कंसिडर करते हैं। हो क्या रहा है कि हमने देखा कि ये अर्थ को नॉर्थ पोल पर हम जब गए थे, तो ये जो नीला रंग का हम देख रहे हैं ये हमारा अर्थ है, ठीक है। अर्थ के नॉर्थ पोल के ऊपर से हम इस चीज को देख रहे हैं और हम देख रहे हैं कि ये वाली जो लाइन डॉटेड लाइन है ये हमारा प्राइम मेरिडियन है, ठीक है। दूसरा जो लाइन है, एक हमारा ऑब्जर्वर यहाँ पर खड़ा है, इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है, ये हमारा मान लीजिए 60 डिग्री का अंतर है लॉन्गिट्यूड में। और एक ऑब्जर्वर यहाँ खड़ा है, ऑब्जर्वर 2, ये कितने डिस्टेंस पर है, मान लीजिए कि ये 30 डिग्री वेस्ट साइड में है। माने कि अगर ये हमारा लंदन वाला जगह है तो ये कहीं हम इंडिया के पास पहुंचेंगे और हम यहाँ पर कहीं यूएसए के पास पहुंच रहे होंगे, ऐसा कुछ हम प्रिज्यूम कर रहे हैं। अब देखो कि यहाँ पर 12 बजे हैं, ऐसा हम मान के चल रहे हैं कि यहाँ पर इस टाइम 12 बज रहे हैं, तो क्या होगा, या फिर हम इसी घड़ियों को देखते हुए चलें तो यहाँ पर अभी देखो घड़ी में कितने बज रहे हैं, 2 बज रहे हैं, आपको दिख रहा होगा, अगर नहीं दिख रहा तो मैं बता देता हूँ कि इस घड़ी में 2 बज रहे हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है। तो क्या होगा कि 60 डिग्री हम ईस्ट डायरेक्शन में चले गए, यहाँ पर 2 पहले ही बज चुका होगा, तभी तो अर्थ रोटेट करके इस डायरेक्शन में गया है, तब अब यहाँ पर 2 बजे हैं, यही तो मैंने अभी समझाया ना, अर्थ रोटेट करके। तो हम यहाँ पर 12, यहाँ पर 2 पहले ही बज चुका होगा, तो यहाँ पर जब 60 डिग्री है तो हमने देखा था कि 15 डिग्री हिसाब से 1 घंटे का अंतर पड़ता है, तो 60 डिग्री के हिसाब से कितने घंटे का अंतर पड़ेगा, 4 घंटे का अंतर पड़ेगा। मतलब कि यहाँ 4 घंटे पहले ही 2 बज चुका होगा, तो अब कितना बज रहा होगा, यहाँ पर 6 बज रहा होगा। बिल्कुल सिंपल सी बात है ना ये, कि अब ऑब्जर्वर 1 की घड़ी में कितना बज रहा होगा, यहाँ पर 6 बज रहा होगा शाम का। यहाँ पर इंग्लैंड में अभी कितना बज रहा होगा, लंदन के पास में, यहाँ पर 2 बजे दोपहर वाले, यहाँ पर शाम के 6 बज चुके हैं, और यहाँ पर 30 डिग्री इधर जाएंगे तो 30 डिग्री में कितना घंटे का अंतर आ रहा है, 2 घंटे का। लेकिन अब सोचो कि यहाँ पर 2 अभी बजे हैं, यहाँ पर 2 घंटे बाद 2 बजेगा, तो इसीलिए यहाँ पर कितना बज रहा होगा, 12 बजे का दोपहर होगा, तभी तो यहाँ पर 2 घंटे बाद 2 बज जाएगा दोपहर वाला। तो इसी रेंज में हमको हमेशा देखना है कि अब हम इसको इस हिसाब से समझें कि अगर हम ईस्ट डायरेक्शन में जाते हैं, अगर हम इसको प्राइम मेरिडियन कंसिडर करें और अगर हम इसे ईस्ट डायरेक्शन में जाते हैं तो हम टाइम को ऐड करेंगे, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी वो टाइम बीत चुका होगा, और हम यहाँ पर अगर आते हैं तो हम टाइम को सब्सट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर टाइम अभी बीता नहीं है, अभी बीतने वाला होगा, क्योंकि अर्थ इस डायरेक्शन में रोटेट करता है, वेस्ट टू इस डायरेक्शन में रोटेट करता है, ठीक है। ये बात आपके दिमाग में बिल्कुल फिक्स हो जानी चाहिए। अब प्रॉब्लम आती है कि अलग अलग देशों में क्या हम कुछ भी हैफेज़ार्ड टाइम सेट कर ले क्या, नहीं, इसके लिए भी हम कुछ बात हमें पता होना चाहिए, जिसको हम लोग हर देश का अपना एक स्टैंडर्ड टाइम होगा, उसी स्टैंडर्ड टाइम के बारे में भी हम पढ़ेंगे। अगर हम बात कर रहे हैं कि ये इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम है तो ये इंडियन स्टैंडर्ड टाइम हो जाएगा, अगर ये ईरान का स्टैंडर्ड टाइम है तो ये ईरानियन स्टैंडर्ड टाइम हो गया, सऊदी अरेबिया का स्टैंडर्ड टाइम है तो ये सऊदी अरेबियन स्टैंडर्ड टाइम हो गया। इसी के बेसिस पर अलग अलग स्टैंडर्ड टाइम होगा जो कि लोग अपने देश में फिक्स कर देंगे। अब इसको कैसे समझें, हम ये समझते हैं। अब हमको ये तो पता चल गया कि ग्लोब के चारों तरफ में लॉन्गिट्यूड्स के इमेजिनरी लाइंस ड्रॉन है। अब हम देखते हैं कि इंडिया के पास से आखिरकार कौन सा लॉन्गिट्यूड गुजरता है, या फिर इंडिया के बीच से कौन सा लॉन्गिट्यूड गुजरता है। तो हम एक बार मैप में देख लेते हैं। देखो यहाँ पर हम ऊपर ऊपर तरीके से लॉन्गिट्यूड को भी देख रहे हैं, ये वाला जो लाइन है सीधी सीधी लाइन है, ऊपर ऊपर से, ऊपर नीचे से। तो इंडिया ने क्या किया है, अपना स्टैंडर्ड टाइम सेट करने के लिए यहाँ पर देखो दोस्तों, यहाँ पर 82 डिग्री लिखा हुआ है और यहाँ पर 86 डिग्री लिखा हुआ है, मतलब इसके बीच में ये कहीं 84 है और यहाँ पर कहीं 82.5 डिग्री आ रहा हो। मतलब कि जो ये वाली लाइन है ना, ये लाइन इंडिया ने अपनी स्टैंडर्ड टाइम बना दी है। मतलब ये वाला जो 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड है, इस 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड को इंडिया ने अपनी स्टैंडर्ड टाइम बना दी है, मतलब कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है ये। अब आप समझो कि ये वाली लाइन कहाँ कहाँ से गुजर रही है, इसका भी स्टेट आपको पता होना चाहिए ना। देखो कहाँ से गुजर रही है, एक तो उत्तर प्रदेश से गुजर रही है, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, उड़ीसा से और आंध्र प्रदेश से। मतलब ऐसे टोटल 5 ऐसे स्टेट्स हैं जहां से हमारा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम होके गुजरता है। ये बात आपको पता होनी चाहिए बिल्कुल अच्छे तरीके से। इसी बेसिस पर अब हम देखते हैं कि 82.5 डिग्री अगर हम ये बोल रहे हैं, तो आखिरकार हम अगर ये बोले कि लंदन में इस टाइम 12 बजे के दोपहर हुए हैं, तो हमारे इंडिया में कितना बज रहा होगा अगर हम निकालना चाहते हैं। तो देखो 82 है ना, मतलब हमने देखा था कि 15 डिग्री में कितना सबस्टेंड होता है, हमने देखा कि 1 घंटे होते हैं। तो 82.5 डिग्री में कितने होंगे,
तो हमने कैलकुलेट करके देखा कि अगर हम 82.5 डिग्री को 15 के साथ डिवाइड कर दें तो हमें कुछ मिलेगा लगभग 5.5 घंटे, 5.5 आवर्स, या फिर हम इनको लिख दें 5 आवर 30 मिनट्स। तो जो भी, अगर हम ये बोले ना कि अगर लंदन में इस टाइम 12 बजे का दोपहर हो रहा होगा, सूरज बिल्कुल इनके सिर पे चमक रहा होगा, तो यहाँ पर हमारे इंडिया में 5:30 बजे का शाम हो गया होगा, क्योंकि 5.5 घंटे पहले ही हमारे यहाँ 12 बज चुके होंगे। ठीक है, इस बेसिस पर अब आपको अच्छे तरीके से एग्जांपल्स कंसीडर करते हुए लिखना है। ये बात आपको समझ में आ गई। इसके अलावा एक और बात हमको पता होना चाहिए, वो ये है कि बहुत सारे ऐसे कंट्रीज है ना जिसका लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट बहुत ज्यादा है। अब लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट क्या होता है, मैं पहले आपको ये समझाता हूँ। देखो, ये हमारा अर्थ है। अर्थ में ये हमने देखा कि ये मान लो कि 0 डिग्री था। इसके इधर हम आए तो ये मान लो कि कितना होगा, मान लो कुछ भी मान लो ना, 20 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड है। और हम यहाँ पर देख रहे हैं ये कितना है, ये मान लो कि 70 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड है। तो अब आप देखो कि लॉन्गिट्यूड में कितना डिस्टेंस कवर किया यहाँ से लेके यहाँ तक का। तो जो भी कंट्रीज ऐसे बहुत वाइड एरिया कवर करती हैं तो उनके लिए तो ये लॉन्गिट्यूड काफी चेंज हो जाएंगी। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर आप रशिया का एग्जांपल ले सकते हो। ये देखो, अगर हम मानते हैं कि एक लॉन्गिट्यूड यहाँ से होकर गुजरता है रशिया में और दूसरा लॉन्गिट्यूड यहाँ से होकर गुजरता है, तो इनके बीच का डिफरेंस अगर हम देखेंगे ना तो लगभग 120 डिग्री के आसपास लॉन्गिट्यूड में डिफरेंस आता है। अगर ये मानो कि 10 डिग्री लॉन्ग या फिर ऐसा कुछ होगा तो यहाँ पर 130 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड पहुंच जाएंगे। मतलब कि ऐसा ये एक्चुअल में मैं नहीं बता रहा हूँ, ये मैं केवल एग्जांपल लेके बता रहा हूँ। आप इतना समझो कि ये 120 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड का डिफरेंस है या फिर 120 डिग्री लॉन्गिट्यूड का डिफरेंस है। अब आप समझो कि 120 डिग्री में कितने घंटे बीत जाएंगे। मतलब अगर हम मॉस्को को अगर हम सेंटर मान लें और हम बोले कि इधर डायरेक्शन में जाओ और इधर डायरेक्शन में जाओ, तो यहाँ से देखो कितने घंटे का अंतर पड़ रहा है, पता है? 8 घंटे 9 घंटे का अंतर पड़ जा रहा है। तो हम एक टाइम तो नहीं रख सकते, ये तो बिल्कुल फिक्स है ना कि अगर हमारा ये मान लो हमने सेंटर ले लिया रशिया का, हम बोले कि एक ही टाइम जोन हम बता देते हैं, उसके इधर जाएंगे तब भी यही टाइम, उसके इधर जाएंगे तब भी यही टाइम। लेकिन प्रॉब्लम होगी यहाँ पर जो भी टाइम फिक्स होगा वहां पर मान लो कि अगर 12 बज रहे हैं यहाँ पर, तो अगर यहाँ पर भी अगर हम सेम टाइम दे दें 12 बजे का, तो लेकिन यहाँ पर एक्चुअल में देखेंगे ना तो शाम हुआ रहेगा, शाम हो जाएगा, लगभग 4 बज के शाम हो रहा है वो, मतलब ऐसा माहौल हो जाएगा। तो हम ये तो नहीं बोल सकते कि 4 बजे शाम वाले माहौल को भी 12 बजा दें हम। इसीलिए अलग अलग टाइम जोन रखते हैं कि देखो यहाँ से यहाँ तक के लॉन्गिट्यूड के एक्सटेंशन में हम एक टाइम जोन रखते हैं, यहाँ से यहाँ तक में हम कुछ और रख लेंगे, यहाँ से यहाँ तक में कुछ और, यहाँ से यहाँ तक में कुछ और। तो इस तरीके से रशिया जो है वो उसके अभी फिलहाल 9 टाइम जोन्स हैं टोटल अपने लॉन्गिट्यूडल एक्सटेंट के चलते। इसके अलावा यूएसए, चाइना, यूएसएसआर या फिर कनाडा, यूएसएसआर की बात तो हमने कर ली, इन सब के भी बहुत सारे ऐसे टाइम जोन्स हैं। इंडिया में भी ऐसे ही टाइम जोन बनाने की बात हो रही है, क्योंकि हमको पता है ना कि इंडिया कहाँ से कहाँ तक सबस्टेंड है। आप देखो यहाँ पर लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट देखो, यहाँ पर लिखा है दोस्तों 68 डिग्री 7 मिनट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट तक। अगर रफली देखें 68 डिग्री से लेकर 97 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड तक ये सबस्टेंड है। मतलब कितना अंतर पड़ गया पता है आपको? नियर अबाउट अगर हम बात करें 6, 7, 8, 9 मतलब कि 30 डिग्री का। अब हमें पता है कि 15 डिग्री में 1 घंटे का अंतर पड़ता है, मतलब हमारे इंडिया में भी 2 घंटे का अंतर आ रहा है। मतलब एक तो हम इस टिप पर बात करें एकदम गुजरात के इस कोने पे, और दूसरा अरुणाचल प्रदेश के इस कोने में बात करें, तो इन दोनों में टाइम डिफरेंस जो है लगभग 2 घंटे का आएगा। मतलब यहाँ पर अगर सूर्योदय हो जाता है तो गुजरात में 2 घंटे बाद सूर्योदय होगा। ठीक है, तो हमने टाइम जोन जो सिलेक्ट किया, ये जो डॉटेड लाइन आपको दिख रहा है ना, यही है 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड, ये हमारा बेस है। अब हम इसके इधर जाते हैं तो भी सेम टाइम है, इसके इधर जाते हैं तो भी सेम टाइम है। इस रेस्पेक्ट में हमारा हो क्या रहा है, अब देखो हमने डिमांड किया जो भी ऐसे असम के कंट्री के जितने भी चाय पैदा करने वाले लोग थे उनको पूरा दिन भर रात भर काम करना पड़ता था। तो उन्होंने बोला कि देखो क्या है कि अगर यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा टाइम मिल जाए हमको, जिसकी बेसिस पर अब होगा क्या, देखो अब प्रॉब्लम मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर मान लो कि इनको लगा कि हाँ सूर्य उदय हो गया है, अब सूर्य को निकले लगभग 4-5 घंटे भी हो गए हैं। तो अब यहाँ पर मान लो एज्यूम करो कि इन्होंने समझा कि 9 बज गए होंगे, ये ऑफिस चले गए। ऑफिस गए और इन्होंने गुजरात वाले ऑफिस में फोन किया, पता चला कि यहाँ वाला जो एम्प्लॉई है वो तो अभी सो रहा है, यहाँ तो अभी 7 ही बजे हैं उसके यहाँ पर। तो बोल रहा है भाई 2 घंटे बाद फोन करना तब हम ऑफिस पहुंचेंगे। तो ये डिफरेंस दिख रहा है ना, अगर सूरज के बेसिस पर अगर हम ये डिफरेंस देखना चाहें तो यहाँ पर 2 घंटे पहले सूर्योदय हो जा रहा है गुजरात के कंपेरिजन में। इसीलिए हम एक टाइम जोन से काम नहीं चला सकते। इंडिया में भी 2 टाइम जोन की बात हो रही है जिसको हम लोग चाय बागान टाइम जोन की बात करते हैं। तो ब्रिटिश कॉलोनियलिस्ट पीरियड में भी हम देखते हैं कि ये चाय बागान टाइम का एक प्रावधान किया गया था। उसमें बोला गया कि देखो एक
97 डिग्री और हाफ डिग्री ईस्ट। यहाँ पर एक लॉन्गिट्यूड होगा, हमने एक बेस लाइन ड्रॉ किया, हमने बोला कि यहाँ पर आपको पता होगा कि चिकन नेक कॉरिडोर है ना, यहाँ पर इस वाली लाइन से ड्रॉ किया हमने। तो इसके इधर जितना भी पोर्शन है ना वो हमारा एक टाइम जोन इस्तेमाल करेगा, और जितना इसके इधर का वाला इंडिया है वो दूसरा टाइम जोन इस्तेमाल करेगा। तो इसके ये वाला बेस लाइन जो कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है आज का, और जो हम दूसरे टाइम जोन की बात कर रहे हैं उसका स्टैंडर्ड टाइम होगा 97.5 डिग्री। इन दोनों में बोला गया कि देखो लगभग 1 घंटे का अंतर है। अब 1 घंटे के तौर पर इस डिफरेंस को हम अच्छी तरीके से कॉप अप कर सकते हैं कि जितना भी नॉर्थ ईस्ट की घड़ियां होंगी वो हमारे इंडिया के मेन लैंड से 1 घंटे तेज चलेंगी, मतलब 1 घंटे पहले चलेंगी। यहाँ पर अगर हमारे यहाँ 5 बज रहा होगा तो इनके घड़ी में 6 बज चुका होगा, ठीक है। जिसके बेसिस पर हम क्या बताएंगे कि ये हमसे 1 घंटे आगे चल रहे हैं, क्योंकि इस डायरेक्शन में हमेशा टाइम ऐड होता है ना, मैं आपको बताया ये चीज पहले ही। तो इस बेसिस पर हम देख सकते हैं पूरा चाय बागान टाइम जोन का कॉन्सेप्ट। इसी बेसिस पर एक क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला है कि चाय बागान टाइम इज 1 आवर अहेड ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, तो अभी हमने देखा बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। दूसरा, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडियन स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल नहीं जी, हमने क्या बात किया, आसाम का था ये बात, नाउ वांट्स टू चेंज इट्स टाइम जोन बैक टू चाय बागान टाइम। तो ऐसा बोल रहे हैं कि जिससे कि उनका डे टाइम वाला यूज हो जाए, क्योंकि आप देखो ना वहां पर क्या होगा, इससे उनके यहाँ सूरज पहले उग जाता है लेकिन ऑफिस आवर्स बाद में स्टार्ट होते हैं, सूरज पहले ढल भी जाता है और ऑफिस आवर उसके बाद भी चलते रहते हैं, तो उनको सेफ्टी नहीं मिल पाता ना इस चीज पे, इसीलिए वो ये एक नया टाइम डिमांड कर रहे हैं। अब इसके लिए आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है, तो ये स्टेटमेंट तो गलत ही था, हमने देख लिया। तो कौन सा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, टू ओनली इज द करेक्ट आंसर, यही इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। अब इस बेसिस पर हम इंटरनेशनल डेट लाइन को समझना चाहते हैं। यही लॉन्गिट्यूड का ही एक और कॉन्सेप्ट है जो कि अभी तक हम बोल रहे थे कि प्राइम मेरिडियन से जब 180 डिग्री शिफ्ट करके जाएंगे तो यहाँ पर इंटरनेशनल डेट लाइन मिलेगा। ये भी एक प्रकार का इमेजिनरी लाइन है जो कि 180 डिग्री पर सबस्टेंड है। अब देखो हमने इस बात को बहुत इस तरीके से ड्रॉ करके भी देखा था ना कि अगर यहाँ पर हम प्राइम मेरिडियन दिखा रहे तो इसके जस्ट ऑपोजिट हम कहाँ पर पहुंच रहे हैं, ये हम पहुंच रहे हैं यहाँ पर कुछ हम अपने पैसिफिक ओशियन में पहुंच रहे हैं। इसी चीज को हम यहाँ पर मैप में डिफाइन कर दे रहे हैं, ये वाला रीजन। अब ये जो रीजन है ये हम इसको डेट लाइन क्यों बोल रहे हैं, अब एक छोटा सा एग्जांपल लेके समझो। हम मानते हैं कि अर्थ का डायरेक्शन कौन सा है, वेस्ट से ईस्ट डायरेक्शन में रोटेट करता है, मतलब कि ईस्ट डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है ना, हमने बहुत बार पढ़ लिया इस चीज को। अब क्या होगा, मान लो हम कोई एक पोजीशन लेते हैं ये, जिसका नाम हमने दिया ए, और दूसरा एक पोजीशन है बी जिसका नाम बी हो गया, यहाँ पर लिख दिया हमने। तो ये दो पोजीशन है, ये इंटरनेशनल डेट लाइन के ए पोजीशन वेस्ट साइड है और बी पोजीशन ईस्ट साइड है। अब इस डेट लाइन का हम अंतर समझते हैं। मान लो ए पोजीशन पर दिन की शुरुआत होती है, यहाँ पर दिन की शुरुआत होती है और यहाँ पर बज गए हैं 6 बजे सुबह के, 6 बजे का एएम, और ये कौन सा दिन है, आज मंडे है ना, तो आप समझ लो कि यहाँ पर मंडे है। मंडे का 6 एएम हो रहा है ए पोजीशन पर, लेकिन क्या होगा, अर्थ इस डायरेक्शन रोटेट करती जाएगी, तो यहाँ पर कुछ देर बाद यहाँ वाले पोजीशन पर जो कि सी पोजीशन है, यहाँ पर 6 बजेगा सुबह का। इसके बाद कुछ और दूर जाएंगे, कुछ घंटे बाद यहाँ पर 6 बजेगा, लेकिन उस टाइम पर यहाँ पर तो टाइम ऐड हो चुका होगा ना। मान लो इस डायरेक्शन में यहाँ पर अब 6 बजा होगा, तो यहाँ पर हो सकता है कि दिन का 10 बज गया हो, 10 एएम हो रहा हो या फिर 11 एएम हो रहा हो। इसी तरीके से टाइम आगे बढ़ता जाएगा, घूमते 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 जब ये वापस बी पोजीशन पे पहुंचेगा तब जाके ये बोलेगा अब यहाँ का 6 बज गया है सुबह का मंडे का। यही तो हमने बोला था ना। लेकिन इस पूरे चक्कर को काटने में अर्थ को लगभग 24 घंटे लग गए भाई। अब इस 24 घंटे में क्या हो रहा है कि यहाँ पर जो 6 एएम का टाइम पीरियड था, अब वो यहाँ पर मंडे की जगह 24 आवर चेंज होके ट्यूसडे लग गया। अब इस ट्यूसडे का यहाँ पर मान लो 5 एएम हो रहा होगा, अब यहाँ पर मान लो यहाँ से यहाँ आने में 1 घंटे का टाइम लगना है, बी से ए आने में 1 घंटे लगते हैं। अब हम बता रहे हैं कि जब बी पोजीशन पर मंडे में 6 बजे का सुबह हुआ होगा, तब ए पोजीशन पर ऑलरेडी ये दिन बीत चुका होगा और यहाँ पर 5 बजे का ट्यूसडे चल रहा होगा। ऐसा ही तो है ना, क्योंकि अगर हम 1 घंटे ट्रैवल करके, अब आप समझो, अब 1 घंटे हमें लगेंगे केवल ट्रैवल करने में बी से ए तक आने में। अब हमने क्या किया, 1 घंटे में यहाँ से यहाँ आ गए, फटाक से क्रॉस करके हम आ गए बी से ए पर। हम सो के उठे थे बी वाले पोजीशन पर जहां पर मंडे चल रहा था 6 बजे सुबह का। हम जैसे ही ए पोजीशन पर पहुंचे तो हमको लगा कि चलो अभी तो यहाँ पर भी मंडे चल रहा होगा, 7 बज गए होंगे, बहुत होगा। लेकिन जब आप यहाँ पहुंचते हो तो आपको पता चलता है कि भाई यहाँ पर 6 बज रहा है ट्यूसडे का। तो आप कंफ्यूज हो गए कि मंडे तो मैंने जिया ही नहीं, मंडे पर मैं सो के उठा तो था लेकिन इंटरनेशनल डेट लाइन क्रॉस करने पर ट्यूसडे आ गया है।
तो एक दिन का मेरा नुकसान हो गया, मतलब कि जब भी हम वेस्ट डायरेक्शन में ट्रेवल करेंगे तो हम एक दिन लूज कर देंगे। ये बात एकदम याद रखना, जब भी वेस्ट डायरेक्शन में ट्रेवल करेंगे तो हम एक दिन लूज कर देंगे। इसी तरीके से अगर हम इसी पोजीशन को लेते हैं जहां पर इस टाइम पर 6 बज रहा है सुबह का ट्यूसडे, मतलब ए पोजीशन है जहां पर ट्यूसडे में 6 बज रहा है सुबह का, हम बी पोजीशन पर पहुंचते हैं जहां पर इस टाइम पर 6 बज रहा है मंडे का। तो हमने मंडे का तो पूरा दिन यहाँ पर जी लिया है, हम इसीलिए ट्यूसडे को सुबह सुबह उठे हैं और हम पहुंच गए बी पर। हमको पता चला कि भाई यहाँ तो वापस से मंडे ही है, हम तो मंडे यहाँ पर ऑलरेडी जी के रहे हैं ना, हम तो ट्यूसडे में सो के उठे थे, तो मंडे तो हम पूरा जिए हैं, उसके बाद ट्यूसडे का जो दिन आया है वहां पर सो के उठे थे और यहाँ पर आए मंडे बी पोजीशन पे पहुंचते हैं तो वापस से मंडे ही चल रहा है यहाँ पर। ये कैसे होगा? तो इसीलिए हो रहा है क्योंकि 24 आवर्स का डिफरेंस है, यहाँ पर एक दिन का पूरा डिफरेंस है। इस डेट लाइन को आप क्रॉस करके अगर ईस्ट डायरेक्शन में आओगे तो आपको एक दिन का गेन मिलेगा, मतलब कि अगर आप मंडे को यहाँ पर जी चुके हो तो आपको एक और मौका मिलेगा कि आप वापस से मंडे को जी लो। ठीक, अब इसके बेसिस पर बहुत सारे एग्जांपल्स हम कंडक्ट कर सकते हैं। मान लो दो दोस्त हैं, एक रशिया में रहता है और एक यूएसए में रहता है। ये यूएसए का पार्ट है अलास्का वाला, ये रशिया का पार्ट है। अब ये दोनों डिसाइड करते हैं कि देखो 31 दिसंबर की रात जो होगी, मतलब 31 दिसंबर में जब बिल्कुल 12 बजे की रात होगी, जिसके जस्ट अगले बार 1 जनवरी लग जाएगा, उसमें हम पार्टी सेलिब्रेट करेंगे। तो एक केस क्या हुआ कि यहाँ पर पोजीशन ए है और यहाँ पर पोजीशन बी है, तो ए वाले को फायदा होगा। क्यों? क्योंकि मान लो कि 31 दिसंबर इसके यहाँ हुआ, इसने पहले खूब पार्टी मनाई 31 दिसंबर में, और फिर ये गया बी के पास, बी को बोला कि चलो अब क्या है तुम्हारे घर में पार्टी मनाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक दिन एक्स्ट्रा मिलता है, मतलब कि 31 दिसंबर की ये रात जी चुका है, उसके बाद भी अगर ये आता है 1 जनवरी को भी ट्रेवल करके यहाँ आता है तो यहाँ पर डेट 31 ही चल रही होगी, तो इस बेसिस पर यहाँ पर 31 की रात ये फिर सेलिब्रेट करेगा। लेकिन अगर गलती से यही काम बी ने किया होता, अगर आप सोचो ये जो दो पॉइंट हम बना रहे थे ए और बी, अगर बी ऐसा सोचे कि देखो अभी 7 बज रहे हैं 31 दिसंबर के शाम की, तो हम चलते हैं ए के पास और हम वहां पर अच्छे से दोनों मिलकर न्यू ईयर सेलिब्रेट करेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा कि बी ने अपना 31 दिसंबर यहाँ देखा नहीं, शाम में ही निकल गया 7 बजे कि हम 12 बजे जब होगा तो यहाँ पर सेलिब्रेट करेंगे। लेकिन अब प्रॉब्लम ये हुआ कि जब ये इंटरनेशनल डेडलाइन क्रॉस करके यहाँ पहुंचा तो यहाँ पर शाम में 31 दिसंबर का नहीं बल्कि 1 जनवरी का हो रहा था। तो इसके लाइफ में कभी 31 दिसंबर की रात आई ही नहीं, एक दिन पूरा का पूरा इसने लूज कर दिया। तो इसीलिए जब भी हम इंटरनेशनल डेट लाइन क्रॉस करके वेस्ट साइड में आएंगे तो हम वेस्ट साइड में एक दिन को लूज कर देंगे, और जब भी हम ईस्ट साइड में आएंगे तो हम एक दिन का हमको गेन मिलेगा। ठीक है, ये बात बिल्कुल अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गई होगी। इसी तरीके से अब आप समझो कि इंटरनेशनल डेट लाइन, जैसा कि अभी हम इस वाले डायग्राम पर भी देख रहे थे कि ये बिल्कुल सीधी नहीं है, थोड़ी आड़ी तिरछी रेखाएं हैं। अब इसके बेसिस पर जितने भी पॉलिनेशिया, मेलेनेशिया, माइक्रोनेशिया जैसे छोटे छोटे आइलैंड कंट्रीज हैं, उनके डेट लाइन में थोड़े डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। सबसे पहले तो आप देखो कि ये तीनों है क्या। ये देखो जो आप ये लाइन देख रहे हो ना, ये हमारा है इंटरनेशनल डेट लाइन। अब आप देखो एक्चुअल में ये इंटरनेशनल डेट लाइन कुछ इस तरीके से है। अब वो ऐसा इसलिए डिफाइन किया गया है क्योंकि जो छोटे छोटे आइलैंड्स हैं ये अपनी अपनी कंट्री को अच्छी तरीके से कैलकुलेट कर पाए। ये वाला जो आप रीजन देख रहे हो ये हमारा माइक्रोनेशिया है, ये वाला जो रीजन आप देख रहे हो ये हमारा मेलेनेशिया है, और पॉलिनेशिया इसमें सबसे बड़ा है। इसीलिए देखो जितने भी पॉलिनेशिया के कंट्रीज होंगे उन्होंने अपने अपने हिसाब से टाइम जोन फिक्स कर दिया कि या तो वो इंटरनेशनल डेट लाइन के इस ईस्ट डायरेक्शन में रहेंगे या फिर वो इसके वेस्ट डायरेक्शन में रहेंगे। एक बहुत ही फनी सिचुएशन आता है, जबकि मिलेनियम 2000 आ रहा था तो यहाँ पर क्या हुआ कि किरिबाती यहाँ पर एक आइलैंड है, आप यहाँ पर देखो ये रहा, सॉरी इस डायरेक्शन में देखो ये रहा किरिबाती, या फिर किरिबाती के कुछ यहाँ पर भी आइलैंड्स हैं। तो इसने क्या किया कि इंटरनेशनल डेट लाइन यूजुअली तो यहाँ से जानी चाहिए थी, इसने क्या किया कि 2000 किलोमीटर इधर सब्सटेंड किया, बोला कि इंटरनेशनल डेट लाइन हमारे लिए आज से ये वाली होगी। अब इसके चलते क्या होगा कि अब वो भी ईस्ट डायरेक्शन में आ गया ना, तो मतलब अगर पहले तो वेस्ट डायरेक्शन में होता, तो अब यहाँ पर आप एग्जांपल से देखो कि इंटरनेशनल डेट लाइन अगर ये है तो अगर इसके ईस्ट डायरेक्शन में अगर किरिबाती होता तो एक दिन बाद इसके यहाँ कुछ भी होता, लेकिन इसके वेस्ट डायरेक्शन में इसने बना लिया अपने आप को इंटरनेशनल डेट लाइन के, अब वेस्ट डायरेक्शन में आ गया तो अब सूर्योदय तो यहीं से होगा ना। तो इसीलिए मिलेनियम 2000 सबसे पहली शुरुआत पहली दिन किसने देखी थी, तो हम बोलते हैं भाई किरिबाती वालों ने देखी थी। ठीक है, इसके बाद एक क्वेश्चन अटेंड करते हैं। ये क्वेश्चन है कि इफ द इंटरनेशनल डेट लाइन वाज अ स्ट्रेट लाइन which of the following islands would have experienced a 2 date problem within the same time zone। अगर इंटरनेशनल डेट लाइन एक स्ट्रेट लाइन होती
तो इनमें से कौन कौन से आइलैंड्स हैं जिनको टू डेट प्रॉब्लम झेलना पड़ता है। अब इंटरनेशनल डेट लाइन के बेसिस पर सबसे पहले तो आप एक और एनिमेशन भी देख लो, जिसके बेसिस पर थोड़ा सा आपको और भी आइडिया लगे। यहाँ पर देखो मिडनाइट है, यहाँ पर जो देख रहे हो अर्थ का रोटेशन का डायरेक्शन क्या है, ये है। हम नॉर्थ पोल के ऊपर से देख रहे हैं, ये हमारा सेंटर जो है ये नॉर्थ पोल है। अब हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे यहाँ पर मिडनाइट चल रहा है और मिडनाइट के उपलक्ष्य में यहाँ पर सनराइज होगा। सबसे पहले सनराइज कहाँ हुआ, हमने देखा यहाँ पर हुआ। अब धीरे धीरे सनराइज जो है पीछे के डायरेक्शन में चलता चल रहा है। आप देख रहे हो ना कि जहां पर पहले यहाँ पर मिडनाइट था, अब वो घूमकर यहाँ तक आ गया, अब यहाँ पर भी सनराइज हो गया। ठीक है, अब ये सनराइज ऐसे ऐसे चलता रह रहा है। अब आप इसको समझो कि सिंपल यही है कि हमने शुरुआत तो मिडनाइट की इस व्हाइट वाले पोर्शन से की थी। अब धीरे धीरे टाइम बीतता जा रहा है, एक एक घंटे बीतते जा रहे हैं, 1 घंटे बीते, 1 घंटे बीते, फिर एक और घंटा बीता, एक और घंटा बीता। अब इस डायरेक्शन में आप देखो कि यहाँ पर सनसेट हो चुका है। अब यहाँ पर ये वापस से जब इस डायरेक्शन में आया बिल्कुल यहाँ पर, तो यहाँ इसका 24 घंटे कंप्लीट हो गया, एक अर्थ का रोटेशन कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से जैसे ही चेंज होगा, अब ये देखो डेट लाइन चेंज हो गई, इसके लिए तो अभी भी सेम डेट चल रही है, लेकिन यहाँ पर रेड लाइन क्या शो कर रहा है कि डेट लाइन अचानक से चेंज हो गई है। कहने का ये मतलब था, अगर आपको ये डायग्राम नहीं भी समझ में आता है तो आप वापस से अपने पुराने वाले डायग्राम पर ही स्टिक करे रहो। इस बेसिस पर आप इस क्वेश्चन का आंसर करो कि अगर स्ट्रेट लाइन होती इंटरनेशनल डेट लाइन तो किन किन आइलैंड्स पे फर्क पड़ता, रेंजल आइलैंड, एल्यूशन आइलैंड, किरिबाती आइलैंड या सभी पर। तो अब आपको तो पता नहीं है, आप थोड़ा सा मैप वर्क में हम आते हैं, देखते हैं कहाँ कहाँ पर है ये। देखो जो ये रेंजल आइलैंड है ना, वो रशिया के ऊपर थोड़ा सा यहाँ पर है, यहाँ पर पड़ रहा है, ये वाला है रेंजल आइलैंड। ठीक, इसके बाद अगर हम देखें कि और पोर्शन कहाँ पर है, एल्यूशियन आइलैंड कहाँ पर है, तो ये जो लंबा सा आइलैंड आप देख रहे हो ना, इसको भी हम और भी जगहों पर पढ़ेंगे। ये जो लंबा सा आइलैंड देख रहे हो ये पूरा एल्यूशियन आइलैंड है, ये भी इंटरनेशनल डेट लाइन के सीधे होने से खतरे में आता, क्योंकि इतना लंबा आइलैंड है ये। और दूसरा आइलैंड है हमारा ये हवाईयन आइलैंड, ये भी देखो ऐसे कुछ है। तो यहाँ पर भी थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम्स आती है, हवाईयन आइलैंड यहाँ पर भी हवाईयन आइलैंड है, तो यहाँ पर भी प्रॉब्लम आती है ना अगर स्ट्रेट लाइन होता कि हम ईस्ट डायरेक्शन में आए कि वेस्ट डायरेक्शन में आए, इसीलिए इन सभी पर फर्क पड़ेगा अगर ये स्ट्रेट लाइन में होती तो। इसीलिए जो भी हमारा आंसर है वो हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, सब पे फर्क पड़ेगा। ठीक, अब हमने देखना था कुछ क्वेश्चंस। शेप ऑफ अर्थ जियोइड स्ट्रक्चर का है, बिल्कुल सही है। रीजन ऑफ दैट लाइज बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, उसको टॉरिड जोन बोलते हैं, तो बिल्कुल सही। टेम्परेचर डिक्रीजेस फ्रॉम इक्वेटर टू पोल्स बिकॉज ऑफ द शेप ऑफ द अर्थ, तो ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, क्योंकि आप देखो ना इक्वेटर से पोल्स के डायरेक्शन में जैसे जाओगे टेम्परेचर तो डिक्रीज ही होता है ना, तो इसलिए ये भी स्टेटमेंट सही। नॉर्थ पोल इज ए लैटिट्यूड, हमने बताया कि हाँ 90 डिग्री लैटिट्यूड को हम लोग क्या नाम देते हैं, नॉर्थ पोल देते हैं, तो ये बिल्कुल सही है, इसीलिए ऑल ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज फॉल्स। लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड आर यूजफुल टू डिटरमाइन टाइम एट ए लोकेशन। अभी हमने देखा कि टाइम लोकेशन के लिए लैटिट्यूड काम आता है क्या, नहीं, केवल लॉन्गिट्यूड काम आता है, पहला ही स्टेटमेंट गलत है, यही हमारा सही आंसर हो गया। इसके बाद सारे स्टेटमेंट सही हैं कि हमें किसी की लोकेशन का पता करना है तब तो लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड दोनों का चाहिए, अगर ये लोकेशन पता करना है तो केवल इस पे नहीं, हमको ये भी देखना होगा कि लैटिट्यूड क्या है और लॉन्गिट्यूड क्या है, इनके इंटरसेक्शन पर हम ये बता सकते हैं। इसके बाद जीएमटी इज ए रेफरेंस टाइम जोन, ग्रीनविच मीन टाइम जो हम जिसको प्राइम मेरिडियन का नाम दे रहे थे, ये ग्रीनविच मीन टाइम जो है प्राइम मेरिडियन, ये क्या रेफरेंस टाइम जोन है, तो हाँ बिल्कुल डिफरेंट टाइम जोन है। प्लेसेस ईस्ट ग्रीन गेन टाइम और इसके जो वेस्ट में है लूज टाइम, तो हमने देखा था कि हाँ ठीक है, इसके अगर ईस्ट डायरेक्शन में आएंगे तो प्लस में टाइम आता है, जैसे कि इंडिया, उसका टाइम इंडियन स्टैंडर्ड टाइम क्या है 5.5 घंटे है, 5 घंटे 30 मिनट प्लस में है, और यूएसए का टाइम क्या है वो थोड़ा माइनस में है, तो वेस्ट डायरेक्शन में आएंगे, तो ये स्टेटमेंट भी सही है, मतलब गलत निकाला था तो पहला स्टेटमेंट हमारा गलत था, ये हमने देख लिया। तीसरा क्वेश्चन, अ पर्सन ट्रैवलिंग फ्रॉम जापान टू यूएसए अक्रॉस इंटरनेशनल डेट लाइन विल गेन अ डे। अब देखो यहाँ पर मैप में देखो जापान कहाँ पर है, जापान है हमारा ये, और यूएसए है हमारा इधर, तो मतलब हम अपने ईस्ट डायरेक्शन में जा रहे हैं, मतलब इंटरनेशनल डेट लाइन को क्रॉस करके जा रहे हैं, तो हमें क्या मिलेगा, एक दिन गेन मिलेगा कि लूज मिलेगा, एक दिन हमको गेन मिलेगा। क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि विल गेन अ डे, बिल्कुल सही जवाब है। अगर कोई इंसान हवाईयन कंट्री से न्यूजीलैंड पे जा रहा है तो एक दिन लूज करेगा। अब इसके लिए कैसे, अब थोड़ा आप ये वाला मैप देख लेना एक बार, जो हमने अभी तक थोड़ी देर पहले देखा था। अब देखो ये जो न्यूजीलैंड है वो इंटरनेशनल डेट लाइन के वेस्ट डायरेक्शन में सिचुएटेड है, और हवाईयन आइलैंड कहाँ पर है, देखो ये रहा हवाईयन आइलैंड, ये हवाईयन आइलैंड इंटरनेशनल डेट लाइन के ईस्ट डायरेक्शन में सिचुएटेड है। तो जब भी हवाईयन आइलैंड से न्यूजीलैंड पर जाना होगा तो हमें डेट लाइन क्रॉस करनी होगी, तो हम जब भी वेस्ट डायरेक्शन में डेट लाइन क्रॉस करेंगे तो हम एक दिन लूज करेंगे। क्या क्वेश्चन में पूछा गया था, लूज करेगा कि गेन करेगा, इसमें पूछा था कि एक दिन हम लूज करेंगे, तो बिल्कुल ये भी स्टेटमेंट सही है, ऊपर वाला भी सही है।
It is not convenient for a country of greater latitudinal extent but smaller longitudinal extent to have multiple time zones. बिल्कुल सही कह रहा है कि जिसका लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट बहुत छोटा है उसको अलग अलग टाइम जोन रखने की क्या जरूरत है, वो तो सही है ना, कोई कन्वीनियंट नहीं है वहां पर, तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। अगर हम देखें कि 24 घंटे वाले क्लॉक में अगर लंदन में 12 बज रहे होंगे, बिल्कुल मतलब सुबह वाले 00 आवर्स हो रहे होंगे, तो मुंबई में 12 आवर क्लॉक पे 5:30 AM होगा, बिल्कुल सही है ना, कि अगर यहाँ पर रात का 12 बज रहा होगा तो 5:30 घंटे ऐड कर दो हमारे यहाँ, तो हमारे यहाँ 5:30 बजे का सुबह हो रहा होगा, अर्ली मॉर्निंग हो रहा होगा, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। विच ऑफ द स्टेटमेंट और फॉल्स, तो यहाँ पर नन स्टेटमेंट हो जाएगा, कोई भी स्टेटमेंट गलत नहीं है, सब स्टेटमेंट सही है। इसके बाद एक ये कुछ क्वेश्चंस हैं, आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करना। जैसे कि पहला क्वेश्चन है इंडिया 82.5 डिग्री ईस्ट में है, तो ये 5.5 घंटे इधर जाता है, तो ये पूरा कैसे एडिशन सब्ट्रैक्शन करना, ये उसके बारे में कुछ क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। जैसे कि व्हाट विल बी द टाइम इन 75 डिग्री ईस्ट, बताओ क्या होगा, अगर वहां पर दोपहर में कितना बज रहा है, कुछ दिया गया बेस, हाँ, अगर 0 डिग्री पर 12 बजे का दोपहर है तो 75 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड पर क्या होगा, तो आप देखो 75 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड है हमारा और 12 बज रहे हैं 0 डिग्री पर, तो ईस्ट डायरेक्शन में आया मतलब टाइम तो ऐड हो रहा है, ये बात फिक्स हो गई। अब 15 डिग्री पर हमने देखा था 1 घंटे हो रहे हैं, तो 75 डिग्री में कितने घंटे होंगे, 5 घंटे होंगे क्या, 17 और 15 5 आर 75, तो 15 5 75, तो 75 डिग्री मतलब 5 घंटे का डिफरेंस, मतलब कि यहाँ पर 75 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड पर इस टाइम 5, यहाँ पर 12 बजे के दोपहर थे, तो यहाँ पर 5 बजे का शाम हो रहा होगा, मतलब 5 PM इज द करेक्ट आंसर। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम, अगर इफ देयर इज 1 AM इन 0 डिग्री, तो व्हाट विल बी द 60 डिग्री वेस्ट में क्या होगा, तो हम इसको भी एक बार देख लेते हैं। ये बोल रहा है कि 0 डिग्री पर 1 AM हो रहा है, मतलब कि 1 बजे रात का हो रहा है, तो 60 डिग्री अगर हम वेस्ट डायरेक्शन में जाते हैं तो टाइम पीरियड कितना चेंज होगा, तो 60 डिग्री हमें पता है कि 15 डिग्री में 1 घंटे चेंज हो जाते हैं, तो 60 डिग्री में कितने होंगे, 4 घंटे बदलेंगे। लेकिन हमें पता है कि जब हम इधर डायरेक्शन में जाते हैं तो हम टाइम को सब्सट्रैक्ट करते हैं, इसीलिए यहाँ पर 1 घंटे से 4 घंटे पहले क्या टाइम होगा, 12 11 10 9, मतलब कि यहाँ पर 9 बज रहे होंगे रात के, 9 PM इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, इसी बेसिस पर अब आपका होमवर्क है कि आप इस क्वेश्चन को अटेंड करो, थर्ड वाले को, और आप आंसर बताओ मुझे। ठीक है, अगर 0 डिग्री पे 2 PM हो रहा होगा तो 105 डिग्री ईस्ट और वेस्ट लॉन्गिट्यूड पर क्या टाइम होगा, कमेंट सेक्शन में जरूर से बताओ।